बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो 1 to 5 का है और आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 28 दिसंबर 2022 को हुआ था और इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि अगस्त 2024 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वग्रह का प्रदर्शन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अ टीचर रिफ्लेक्ट्स जेंडर वाइज। ऑप्शन ए कह रहा है कि साथियों तुम सभी ने अच्छा काम किया है। स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू हैव डन वेल। ऑप्शन बी कह रहा है कि लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। बॉयज यू ऑलवेज मेक नॉइज। ऑप्शन सी है कि लड़कों और लड़कियों चलो हम सभी एक साथ खेलेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स लेट्स प्ले अ गेम। चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों में तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। स्टूडेंट्स आई एम नॉट हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस। तो लिंग पूर्वग्रह का प्रदर्शन कौन करता है? से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बॉयज यू ऑलवेज मेक नॉइज। लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। अच्छा, लिंग पूर्वग्रह क्या होता है? किसी लिंग के प्रति एक धारणा होती है, उसे लिंग पूर्वग्रह कहते हैं। जैसे कि एक धारणा बन चुकी है कि जो लड़के हैं वही हमेशा शोर मचाते हैं, चाहे लड़कियां शोर मचाती हो, लेकिन हम यही कहेंगे कि शोर मच रहा है जरूर लड़के ही वहाँ होंगे, क्योंकि हमेशा लड़के ही शोर मचाते हैं। तो ये लिंग पूर्वग्रह का प्रदर्शन करता है, ठीक है। और अगर कहीं खाने की खुशबू आती है तो हम यही कहते हैं कि जरूर मम्मी खाना बना रही होंगी, भले पापा अच्छे शेफ और खाना बनाते हो, लेकिन हम यही कहेंगे क्योंकि ये लिंग पूर्वग्रह होता है, ठीक है। विशेष जेंडर की तरफ हमारा जो विशेष हमारी थिंकिंग होती है उसे लिंग पूर्वग्रह कहा जाता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि किसी अध्यापक का अपनी कक्षा के लड़कों के विशिष्टता का साथ इंगित करते हुए कहना कि लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, लिंग पूर्वग्रह को दर्शाता है। यानी कि जो टीचर है वो हमेशा यही कहती है कि हमेशा लड़के ही शोर मचाते हैं, तुम वहाँ पे हो जरूर तुमने कुछ गलत किया होगा, तो मतलब लड़कों की ही गलती देना, विशेष जेंडर की तरफ जाना, उसे लिंग पूर्वग्रह कहते हैं। लैंगिक पूर्वग्रह का तात्पर्य होता है कि किसी लिंग विशेष, चाहे पुरुष या महिला, लड़का हो चाहे लड़की हो, विशेष उसकी तरफ इंगित करते हुए कोई बात कहना, उसके विशेष प्रकार की अपने प्रति, उनके प्रति विशेष प्रकार की अपने मन में एक सोच बना लेना ही क्या कहलाता है? लिंग पूर्वग्रह कहलाता है। लिंग पूर्वग्रह में पुरुष और महिला में भेदभाव रखते हुए उनसे लिंग विशेष अपेक्षाएं रखी जाती हैं, जैसे लड़कियों के बीच शांत व्यवहार और साफ सुथरा रहने आदि जैसी अपेक्षाएं की जाती हैं, जबकि लड़कों से मजबूत रहने और मर्दाना मानदंडों की अपेक्षा की जाती है। वही मैंने भी आपको जैसे समझाया कि मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है, तो अगर लड़का है तो वो हमेशा शोर मचाएगा, उद्दंडता करता रहेगा, गंदे तरीके से बात करेगा, और जो लड़कियां हैं वो हमेशा शांत रहेंगी और बहुत ही नरम तरीके से बात करेंगी और सबका सम्मान करेंगी। ये हमने एक धारणा बना रखी है अपने मन में, चाहे इसका उल्टा हो, चाहे ये लड़का बिल्कुल शोर ना मचाता हो, सीधा साधा हो, अपने में ही रहता हो, दूसरों से बात ना करता हो, और ये जो लड़की हो बहुत शोर मचाती हो, बहुत उत्पाती हो और लड़कों को परेशान करती हो, लेकिन हमने एक बना लिया अपने माइंड में कि लड़के हमेशा शोर मचाएंगे और लड़कियां शांत रहेंगी, तो वही लिंग पूर्वग्रह कहलाता है। किसी विशेष लिंग की तरफ एक अपना जो मानदंड है वो उसको निश्चित कर लेना, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और उनके साथ कुछ वाक्यों को जोड़ देना ही लिंग पूर्वग्रह कहलाता है, ठीक है। लड़कों से मजबूत रहने की बात की जाती है और लड़कियां सोचते हैं कि तो कोमल है, बहुत जल्दी रोने लगेगी, ठीक है। लिंग पूर्वग्रह यानी जेंडर प्रेजुडाइज से संबंधित अन्य उदाहरण होते हैं कि लड़कों के बाल छोटे होने चाहिए, लड़कियों के बाल लंबे होने चाहिए, लड़के गणित और विज्ञान पढ़ते हैं, लड़कियां गृह विज्ञान पढ़ती हैं। ये भी होता है कि अगर होम साइंस है तो वो कौन पढ़ेगी? गर्ल्स ही पढ़ेंगी, बॉयज कभी भी होम साइंस नहीं ले सकते। मेरी क्लास में 2 लड़कों ने होम साइंस ले ली थी तो इनकी हंसी बनी थी, सब यही कह रहे थे तुम क्या लड़की हो जो तुमने होम साइंस ले ली। मतलब एक तरह की धारणा बन चुकी है, लड़के हैं तो वो क्या लेंगे? मैथ और साइंस ही लेंगे, ठीक है, गणित और विज्ञान, क्योंकि लड़कों का दिमाग तेज होता है और लड़कियों का दिमाग होता है तब, इसलिए वो गृह साइंस, तो वो गृह विज्ञान पढ़ते हैं। तो ये हमारा एक मानदंड होता है जेंडर की तरफ, ठीक है। ऐसा होता नहीं है लेकिन हमने ऐसा मानते चले आ रहे हैं, तो वही लिंग पूर्वग्रह कहलाता है। अगर लड़के हैं तो आपके बाल छोटे होने चाहिए, अगर आपने बड़े बाल कर लिए तो सब लोग यही चिढ़ाते तुम क्या लड़की हो जो तुमने इतने लंबे लंबे बाल कर लिए हैं, जब लाल तो लड़कियों के लंबे होते हैं, तुम लड़के होकर कैसे बाल लंबे कर सकते हो। और अगर लड़कियों ने बाल छोटे करा दिए लंबे की जगह पे तो उनकी तरफ भी हिंसा की भाव से देखा जाता है, घृणा की भाव से, अरे तुम लड़की होकर तुमने बाल छोटे करा दिए, लड़कों की तरह घूमना चाहती हो। यानी कि एक जेंडर वाइज ये लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। वो जो बच्चों का मन होता है वो जैसे चाहे अपने वेयर करना चाहे वो चुने, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? विच मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल? ऑप्शन ए है लेड, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है कॉपर, ऑप्शन डी है सिलिकॉन।
सिलिकॉन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिकॉन। ठीक है, सौर सेल के निर्माण हेतु सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सौर सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा यानी कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सौर सेल क्या होती है? एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो सौर ऊर्जा होती है उसको हम प्रकाश ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और सौर सेल के निर्माण के लिए सिलिकॉन पदार्थ का उपयोग करते हैं। और सौर सेल को फोटोवोल्टिक सेल के रूप में भी जानते हैं। सौर सेल को किस रूप में जानते हैं? फोटोवोल्टिक सेल के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इसके लिए सिलिकॉन पदार्थ का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को प्रदर्शन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइपिंग? ऑप्शन ए है कि सामान्यतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं, जनरली गर्ल्स आर बेटर कुक देन बॉयज। दूसरा है कि एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते हैं, एशियंस आर नॉट गुड इन स्पोर्ट्स। तीसरा कह रहा है कि सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशी द्रव्यमान कम होता है, जनरली गर्ल्स हैव लेस मसल्स मास कंपेयर टू बॉयज। और चौथा कह रहा है कि लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया, बॉयज एंड गर्ल्स टुक पार्ट इन रेसलिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि सामान्यतः लड़के लड़कियों से बेहतर खाना बनाती हैं, जनरली गर्ल्स आर बेटर कुक्स देन बॉयज। ठीक है, लिंग रूढ़िवादिता को यह दर्शाता है। लिंग रूढ़िवादिता क्या होती है कि बहुत लंबे समय से एक धारणा चली जा रही होती है एक विशेष जेंडर की तरफ कि तुम लड़के हो, तुम बाहर घूमोगे, तुम बाहर जाके पैसे कमा के लाओगे, तुम लड़कियां हो, तुम खाना पकाओगी, तुम अच्छा खाना पका लेती हो। लड़के जो होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं, लड़कियां नम्र होती हैं, लड़कियां शांत होती हैं, लड़के बहुत ही ज़्यादा उत्पाती होते हैं। तो ये सब हमारी क्या है? धारणाएं होती हैं। ठीक है, तो यही लिंग रूढ़िवादिता कहलाती हैं। लिंग रूढ़िवादिता किसी व्यक्ति के बारे में उसके लिंग के आधार पर बनाई गई एक धारणा होती है जो समाज में उसकी विशेषताओं, व्यवहारों और जिम्मेदारियों को लिंग के अनुसार परिभाषित करती है। लिंग रूढ़िवादिता क्या होती है कि एक प्रकार की परिभाषा होती है जो उनकी व्यवहार और जिम्मेदारियों के अनुसार लिंग को परिभाषित करती हैं। इसमें पूर्व धारणाओं के आधार पर लैंगिक भेदभाव करते हुए पुरुष को प्रधान यानी सर्वोपरि माना जाता है। यानी कि ये कहा जाता है कि जो लड़के होते हैं वो पैसा कमाने के लिए उनका जन्म होता है, वो लड़कियों का जो होते हैं वो खर्चा उठाते हैं, लड़कियां खुद कुछ नहीं कर पाती, वो सिर्फ घर में खाना बनाती हैं, तो उन्हें सर्वोपरि प्रधान दिया जाता है क्योंकि वो पैसे कमा के लाते हैं, लड़कियों का पालन पोषण करते हैं, तो पुरुषों को क्या माना जाता है? प्रधान यानी कि सर्वोपरि माना जाता है। इसलिए उनकी शिक्षा को भी ज़्यादा महत्व देंगे और लड़कियां जो होती है उन्हें घरेलू कार्य दे दिए जाते हैं, चौका करो तुम इसीलिए बनी गई। इसलिए जो लड़कियां होती है वो लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। ठीक है, नकारात्मकता और रूढ़िवादिता पर आधारित होती है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ये सही हो गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे के लिए चुनती है। एक कौन सी चिड़िया है? द मेल बर्ड मेक्स मैनी ब्यूटीफुल नेट्स एंड द फीमेल बर्ड्स चूज द बेस्ट वन टू ले हर एग्स। द बर्ड इज, ऑप्शन ए है बया जुलाहा चिड़िया, ऑप्शन बी है डोव फाख्ता, ऑप्शन सी है दर्जन चिड़िया और ऑप्शन डी है शकरखोरा। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि बया जुलाहा चिड़िया। ठीक है, जो नीली चिड़िया होती है बहुत सारे सुंदर बनावट वाले क्या करती है? घोंसले बनाती है, और जो मादा चिड़िया होती है वो सबसे बढ़िया घोंसले होती है वो अपने अंडे के लिए चुनती है। तो ये हमारी बया यानी कि जुलाहा चिड़िया की विशेषता है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि हल्के पीले रंग का बया या बुनकर प्रजाति का ये नन्हा सा पंछी घास के छोटे छोटे तिनकों और पत्तियों को बुनकर लालटेन की तरह लटकता हुआ बेहद ही खूबसूरत घोंसले का निर्माण करता हो। कैसा होता है ये? हल्के पीले रंग का बया या बुनकर प्रजाति का नन्हा सा पंछी होता है। ये जो घास होती है उनके छोटे छोटे तिनके, जो पत्तियां होती हैं उनको बुनकर ये लालटेन की तरह लटकता हुआ बेहद ही खूबसूरत घोंसले का क्या करता है? निर्माण करता है। इसीलिए इसे बुनकर पंछी या फिर हम इंजीनियर पंछी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बुनकर पंछी या इंजीनियर पंछी। बया प्रजाति के पंछी पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में देखने को मिलते हैं। बया प्रजाति के बच्चे में कहाँ देखने को मिलते हैं? पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया होती है वहाँ देखने को हमें मिलते हैं। ये अपना घोंसला अधिकतर नहर, नदी और नालों के किनारे आसपास पाई जाने वाली रेतीली झाड़ियों और पेड़ों पर तैयार करते हैं। बया प्रजाति में आशियाना नर पंछी के द्वारा घोंसला तैयार किया जाता है। आपसे पूछ लिया है कि बया प्रजाति में किसके द्वारा घोंसला तैयार किया जाता है? नर पंछी की मादा पंछी? तो सही आंसर हो जाएगा
नारपंची, ठीक है। और मादा बाया इसका निरीक्षण कर इसे पसंद करती हैं। यदि ये घोंसले उसे पसंद नहीं आते तो वो क्या करती हैं कि नर पंछी के द्वारा फिर से नए घोंसले का निर्माण करना होता है। यानी उन्हें वो घोंसले पसंद नहीं आएंगे तो वो क्या करेंगे कि फिर से कहेंगे तुम घोंसले का निर्माण करो। बाया अपना घोंसला इस तरह से तैयार करती है जिससे कि वो अपने अंडों को परिपक्षियों और मौसमी प्रभावों से सुरक्षित रह सकें। अच्छा, इसलिए बेचारी ये करती क्यों, किस लिए कि अपने जिससे वो इन्हें सुरक्षित रह सके अपने अंडों को। वही बात करें अगर फाख्ता की, तो ये नागफनी के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाती हैं। फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाती है, नागफनी के पौधे जो होते हैं उनके कांटों के बीच में। वही दार्जिन चिड़िया की अगर हम बात करें तो ये अपनी लंबी पतली चोंच से एक पत्ती या कई पत्तियों में छेदों की श्रृंखला बनाती है। दर्जन चिड़िया जो होती हैं उनकी पतली पतली चोंच होती है, उससे वही एक पत्ती या फिर कई सारी पत्तियां होती हैं उनमें छेदों की एक श्रृंखला बना देती हैं। वहीं हम शकरखोरा की बात करें तो ये छोटे पेड़ों और झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाती हैं। शकरखोरा अपना घोंसला कहाँ बनाती है, छोटे पेड़ों और झाड़ियों के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उन सभी की विशिष्ट भूमिकाएं बटी हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट्स लिव इन अ ग्रुप एंड हैव स्पेसिफिक रोल इन अलोकेशन। ऑप्शन ए है मधुमक्खी, चींटियां एंड मकड़ी, हनीबीज, आंट्स एंड स्पाइडर्स। ऑप्शन बी है ततैया, दीमक, चिड़िया यानी कि बेस्ट, टर्मिट्स एंड आंट्स। ऑप्शन सी है चिटियां, मच्छर, मकड़ी यानी कि आंट्स, मॉस्किटो, स्पाइडर्स। ऑप्शन डी है मधुमक्खी, घर में पाई जाने वाली मक्खी और दीमक, हनी बीज, हाउसफ्ले एंड टर्मिट्स। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ततैया, दीमक और चिड़िया। ये जो कीट समूह में रहते हैं और विशिष्ट भूमिकाएं इनमें बटी हुई हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कुछ कीट जैसे कि मधुमक्खी, ततैया, चींटियां और दीमक जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक समूह में रहते हैं जिन्हें कॉलोनिया कहा जाता है। जो मधुमक्खी, ततैया, चींटियां और दीमक होते हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं, इन्हें हम कॉलोनिया कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि कौन से समूह में रहते हैं, तो मधुमक्खियां, ततैया, चींटियां और दीमक रहते हैं। इन्हें कहते क्या है, तो इन्हें कॉलोनिया कहते हैं। इन सभी कीड़ों में काम को 3 समूह में बांटा गया है, जैसे कि रानी, श्रमिक और नर, जिसमें अंडा देने की मुख्य और एकमात्र जिम्मेदारी रानी की होती है। मधुमक्खी, ततैया, चींटियां और दीमक एक समूह में रहते हैं, इन्हें कॉलोनिया कहते हैं। इन्हें कितने समूह में बांटते हैं, तो 3 समूह में बांटते हैं। उन समूहों को क्या कहते हैं, रानी, श्रमिक और नर कहते हैं। जिसमें अंडा देने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो वो रानी की होती है। श्रमिक जो होते हैं वो कॉलोनी को बनाए रखने और अंडों की देखभाल करने में मदद करते हैं। और नर का कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है, वे डंक विहीन होते हैं। ठीक है, तो जो उसमें श्रमिक होते हैं वो क्या कहते हैं, अंडों की देखभाल करते हैं। जो नर होते हैं वो सिर्फ डंक विहीन होते हैं और इनका कोई विशिष्ट उद्देश्य नहीं होता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा है कि फूलों की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई द फ्लावर्स। पहला है कि केवल रात में ही खिलता है, ब्लूम ओनली एट नाइट। दूसरा कह रहा है कि औषधि बनाने के काम में लाया जाता है, यूज इट फॉर मेकिंग मेडिसिन। तीसरा कह रहा है कि रंगाई के काम में लाया जाता है, यूज इट फॉर मेकिंग डाइस। और चौथा कह रहा है कि पूरे वर्ष वह खिलता है, ब्लूम ऑल द ईयर राउंड। तो बताइए ये जो है हमारे फूलों की विशेषताएं दी गई हैं, इसमें से ये कौन से फूल हैं, इसी डी में से हमें बताना है। पहला क्या है, गुड़हल है, गेंदा है, गुलाब है कि धतूरा है, यानी कि हिबिस्कस है, मेरीगोल्ड है, रोज है कि डेटर है। दूसरा है कि रात की रानी, नाइट क्वीन। गुड़हल है, गेंदा है, मेरीगोल्ड, गुलाब है, रोज। तीसरा कह रहा है कि चमेली है यानी कि जासमीन, गुलाब है यानी कि रोज, धतूरा है या फिर गुलदाउदी है। चौथा कह रहा है कि सदाबहार है, धतूरा है, गुलाब है कि गुलदाउदी है। तो हमारी जो विशेषताएं दी गई हैं वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, रात की रानी है, गुड़हल है, गेंदा है और गुलाब है, इनकी विशेषताएं दी गई। जैसे कि दिए गए पुष्पों में फूल रात की रानी की केवल फूल है रात की रानी, क्योंकि जो होती है वो केवल रात में ही खिलती है, इसलिए इसे रात की रानी नाइट ऑफ क्वीन कहते हैं। गुड़हल के फूल का प्रयोग औषधि बनाने के काम में लाया जाता है। गेंदा ऐसा पुष्प होता है जिससे हम रंगाई करते हैं, यानी पूछ लेगा गेंदा किस काम आया जाता है, रंगाई के काम आया जाता है। गुलाब पूरे वर्ष भर खिलने वाला फूल होता है। तो सबकी विशेषताएं आपको दे देगा, किसकी विशेषता क्या है तो आप याद रखना। जो फूल होता है उसे क्या कहते हैं, रात की रानी कहते हैं। क्यों, क्योंकि केवल रात में खिलता है। गुड़हल जो होते हैं इसका प्रयोग किस काम में किया जाता है, औषधि बनाने के काम में किया जाता है। गेंदा क्या करता है, ये रंगाई बनाने के काम में लाया जाता है। और गुलाब जो होता है वो पूरे वर्ष भर खिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हनी बीज इन अ बीहिव। ऑप्शन ए कि
केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ओनली क्वीन बी लेस एग्स। दूसरा कह रहा है कि श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, वर्कर बीज आर मेल बीज। तीसरा कह रहा है कि छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, देयर आर ओनली फ्यू मेल बीज इन अ हिव। और चौथा कह रहा है कि केवल एक ही रानी मक्खी होती है, देयर इज ओनली वन क्वीन बी इन अ हिव। तो बताइए मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, श्रमिक मक्खी काम करने वाली नर मक्खी होती है, ये गलत है। बाकी सभी सही है कि केवल जो रानी मक्खी ही अंडे देती है, बिल्कुल सही बात है। जो रानी मक्खी होती है वो केवल अंडे देती है। छत्ते में कुछ ही नर मक्खियां होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, ओनली वन क्वीन बी, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, जरा व्याख्या से पता चलेगा। व्याख्या कह रही है कि मधुमक्खी एक उड़ने वाली कीट है। तो हम सबको पता है कि मधुमक्खी यानी जो वी होती है वो क्या करती हैं, वो उड़ती हैं, जो फूलों से पराग एकत्र करके शहद उत्पन्न करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं। ये करती क्या है, जो फूल होते हैं उनसे पराग एकत्र कर लेती हैं, यानी इकट्ठा कर लेती हैं, और शहद उत्पन्न करने की अपनी क्षमता है उनके लिए ये जानी जाती है, इनसे शहद निकलता है। और ये कब अंडे देती हैं, अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर मंथ में ये अंडे देती हैं। अच्छा, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? प्रत्येक छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है जो कि अंडे देती है। अब आपसे पूछ लेगा कि छत्ते में कितनी मक्खियां रानी होती हैं, तो केवल एक ही रानी मक्खी होती है जो क्या करती है, अंडे देती है। जैसे कि राजा महाराजा नहीं होते थे, उनमें कई सारी बेगमें उनकी होती थी, लेकिन जो पहली पत्नी उनकी होती है, बच्चे को शहजादा बनाया जाता था, वही मरियम उर जानी कही जाती थी। वैसे ही कुछ ऐसे भी है। फिर छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं, तथा इनकी श्रमिक के रूप में कोई भूमिका नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। कुछ मक्खियां होती हैं जिन्हें नर मधुमक्खियां कहते हैं। एक छत्ते में थोड़ी ही नर मधुमक्खियां होती हैं, वो कहता है क्या करते हैं, श्रमिक वगैरह बिल्कुल भी नहीं होते हैं, यानी श्रमिक में इनकी कोई भूमिका नहीं होती है। श्रमिक मधुमक्खियां मादा मक्खियां होती हैं और छत्ता बनाती हैं। सारा काम कौन करती हैं? जो फीमेल मधुमक्खियां होती हैं वही सारा वर्क करती हैं। ये अपने बच्चों की देखभाल करती हैं, छत्ते के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण होती हैं, पराग की तलाश में फूलों के चारों ओर भी उड़ती रहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज ऑफ फ्रूट्स? ऑप्शन ए है आलू, बैगन, आम, पोटैटो, ब्रिंजल, मैंगो। ऑप्शन बी है केला, बैगन, मूली, बनाना, ब्रिंजल, रेडिश। ऑप्शन सी है टमाटर, केला, अदरक, टोमेटो, बनाना, जिंगर। और ऑप्शन डी है केला, भिंडी और आलू, बनाना, लेडी फिंगर, ओकेरा और पोटैटो। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन। ये हमारा ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें क्या गया था, बोनस मार्क्स दिया गया था। क्यों? व्याख्या से पता चलेगा। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में आलू जो है वो क्या है, एक तना है। मूली क्या है, जड़ है। अदरक क्या है, भूमिगत रूपांतरित तना है। जबकि आम जो है टमाटर है। जबकि आम, टमाटर, बैगन, भिंडी और केला ये सब क्या है, फल है। इनका उचित समूह से किसी विकल्प में नहीं दिया गया है। प्रश्नों के अनुसार तर्क संगत न होने के कारण आयोग ने इस प्रश्न को सभी मार्क्स बोनस दिए थे। ठीक है, सबको क्या मिला था, इसमें बोनस मिले थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्टेप वेल्स फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया? पहला है कि यह जल संरक्षण की पारस्परिक व्यवस्था है। देयर आर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर कंजर्वेशन। दूसरा कह रहा है कि बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। द वाटर इन स्टेप वॉल्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। तीसरा कह रहा है कि ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित है। दे आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिचार्जिंग। तीसरा के सामुदायिक संसाधन के रूप में किया जाता है। दे आर यूज्ड एज कम्युनिटी रिसोर्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बावड़ियों का जल जो होता है उसका उपयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जो बावड़ी या बावली उन सीढ़ीदार कुओं, तालाबों और कुंडों को कहते हैं जिनका जल सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। बावड़ी या फिर बावली जो होती है किन्हें कहते हैं? वे सीढ़ीदार कुओं, तालाबों और कुंडों को हम कह सकते हैं जो सीढ़ी के सहारे क्या करते हैं, आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिनका जल। इनकी विशेषताएं क्या होती है कि ये जल इनसे संबंधित तथ्य क्या होते हैं कि ये जल संरक्षण की कैसी पारंपरिक व्यवस्था होती है। ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः आवेशन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। इनका उपयोग सामुदायिक संसाधन के रूप में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से
त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? पहला है पूर्वी घाट, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है हिमालय, चौथा है अरावली। ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, हिमालयस की अरावली। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंगों से गुजरती है, तो ये सुरंगें जो है वे पश्चिमी घाट में हैं। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जब एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाती है तो वे कई सुरंगों से गुजरती है। सुरंगें पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में हैं। पश्चिमी घाट का जो विस्तार होता है वो ताप्ती नदी से महेंद्रगिरी की पहाड़ी तथा कन्याकुमारी तक है। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ताप्ती नदी से महेंद्रगिरी की पहाड़ी से कन्याकुमारी तक होता है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। अनाईमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो सही सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जा कि जो रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जा रही है तो वो किधर है? तो पश्चिमी घाट की ये पहाड़ियां हैं। इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ताप्ती नदी से ये महेंद्रगिरी की पहाड़ी और कन्याकुमारी तक है। ये किन राज्यों में फैली हुई हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में फैली हुई हैं। और अनाईमुडी जो है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। पूर्वी घाट के विस्तार की बात करें तो उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है और इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी 1501 मीटर है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो महेंद्रगिरी है। कितनी ऊंची है? 1501 मीटर। वहीं हिमालय की बात करें तो भारत के उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। वहीं अरावली की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ये प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारों पर है। यह बहुत अधिक आपर्दित और खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पूर्वी दिशा में फैली हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एलिफेंट्स? असर्शन है कि an elephant had was only female elephant and baby elephants, यानी कि हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। दूसरा कह रहा है कि नर हाथी चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। मेल एलिफेंट्स मूव अराउंड अलोन। पहला कह रहा है कि और दोनों सही है और आर की सही व्याख्या है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा कह रहा है कि और दोनों सही है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा कह रहा है कि ये सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट इनकरेक्ट। चौथा कह रहा है कि आर दोनों सही नहीं है। बोथ ए एंड आर नॉट करेक्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि ए और दोनों सही है और ए जो है वो एक ही सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे ही होते हैं क्योंकि नर हाथी इनके साथ नहीं होते हैं। नर हाथी तब तक झुंड में रहते हैं जब तक वे 14-15 साल के नहीं हो जाते, फिर वे अपना झुंड छोड़कर चारों ओर अकेले ही घूमते हैं। इस तरह से ये और दोनों सही और ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है क्योंकि क्या होता है कि नर हाथी कब तक रहते हैं झुंड में? जब तक वो 14-15 साल के नहीं हो जाते, उसके बाद वो अकेले ही घूमते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे कक्षा 5 के 4 बालकों के खून की जांच रिपोर्ट में उनके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया है। द हीमोग्लोबिन लेवल इन द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ 4 क्लास 5 चिल्ड्रन इज गिवन बिलो। पहला है कि अमन 8, दूसरा है राधिका 10, तीसरा है सुरजीत 14, चौथा है मारिया 6। तो बताइए, तो इसके आधार पर आपको बताना है कि कौन से बच्चे हैं जिनमें रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया है। पहला है अमन और मारिया, दूसरा है राधिका और सुरजीत, तीसरा है अमन, राधिका और सुरजीत, चौथा है अमन, राधिका और मारिया। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, राधिका और सुरजीत। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि जो रक्त अल्पता होता है उसका मतलब होता है रक्त की कमी। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि रक्त अल्पता का शाब्दिक अर्थ क्या होगा और इसके बाद कई सारे ऑप्शन दे देता है। तो याद रखना, रक्त की कमी। रक्त अल्पता का शाब्दिक अर्थ होता है रक्त की कमी होना। ये रक्त क्या होता है कि हमारी कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। क्या होता है कि हमारी कोशिका में पाया जाने वाला एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, उसकी संख्या
संख्या में कमी आने से ये होता है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा 13.5 से लेकर 17.5 होनी चाहिए और महिलाओं में कितनी होनी चाहिए 12.0 से 15.5 तक। ठीक है, परंतु जो अमन होता है उसमें 8 है, राधिका में 10 है और जो हमारी गुबारिया है उसमें 6 है, इसीलिए हीमोग्लोबिन स्तर को दर्शाया गया। तो बच्चों में रक्तल्पता बता रही है, जबकि सुरजीत में 14 है, मानक से ऊपर होने के कारण एनीमिया पीड़ित सुरजीत को नहीं माना जाएगा। और रक्तल्पता जो होता है वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। भी पूछ लेगा आपसे 1 नंबर में कि रक्तल्पता किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिड़ियों की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईज इन बर्ड्स इज आर ट्रू। पहला है कि सभी चिड़ियों के अपने सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, ऑल बर्ड्स हैव आईज ऑन आइदर साइड ऑफ देयर हेड। दूसरा कह रहा है कि चिड़ियाँ दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर पाती हैं। बर्ड्स कैन नॉट फोकस ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। पहला कह रहा है कि इसमें पहला सही है दूसरा गलत है। दूसरा कह रहा है कि पहला गलत है और दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि पहला दूसरे दोनों सही है। चौथा कह रहा है कि पहला सही है और दूसरा गलत है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी कि पहले और दूसरे दोनों ही गलत हैं। और क्यों गलत है जरा ये भी देख लेते हैं कि चिड़ियों की आंखें के बारे में बताया गया है कि अधिकतर चिड़ियाँ यानी कि जो अधिकांश चिड़ियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा चिड़ियाँ जो होती हैं वो अपने सिर के दोनों तरफ आंखें उनकी होती हैं, परंतु सभी चिड़ियों के नहीं, क्योंकि उल्लू के सिर के सामने आंखें होती हैं। अच्छा, इसने कहा है कि सिर के दोनों तरफ क्या होती हैं, आंखें होती है, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उल्लू के सिर के सामने आंखें होती हैं। ठीक है, जो चिड़ियाएँ होती हैं वो अलग अलग वस्तुओं पर एक ही समय पर क्या कर लेती है, दृष्टि केंद्रित कर सकती हैं। जब वे सीधे आगे देखती है तो उनकी दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित होती हैं। और अधिकांश चिड़ियों में आंखें जो होती हैं वो स्थिर होती हैं, वो हिल नहीं सकती, इसीलिए इनको देखने के लिए अपना सिर क्या होता है, घुमाना पड़ता है। इसलिए दोनों ही कथन जो है हमारे वो गलत हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाघों यानी कि टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने में मदद नहीं करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ टाइगर्स डू नॉट हेल्प देम मूव इन डार्क एंड फाइंड द प्रे। यानी कि पूछ रहा है नहीं करती है, नहीं पर ध्यान रखना, और किसकी टाइगर्स के बारे में विशेषता उन्हें अंधेरे में देखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए मदद नहीं करती हैं। पहला कह रहा है संवेदनशील गलमुच्छे, दूसरा कह रहा है कि विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, तीसरा कह रहा है कि जोर की गर्जना, और चौथा कह रहा है कि सुनने का तीव्र अभ्यास, सेल्फ सेंस ऑफ हेयरिंग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाउड रोर यानी जोर की गर्जना। पूछ रहा है नहीं करती है तो संवेदनशील गलमुच्छे तो उसे करते हैं अपना शिकार ढूंढने में मदद, विभिन्न दिशाओं में कानों की गति वो भी करती है, सुनने की तीव्र जो आभास है वो भी करता है, लेकिन जो जोर की गर्जना है वो उसकी मदद इसमें आगे बढ़ने में नहीं करती है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि बाघों की जोर से गर्जना उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपने शिकार को खोजने में मदद नहीं करती है, लेकिन उनका संवेदनशील गलमुच्छे विभिन्न दिशाओं में कानों की गति और सुनने का तीव्र अभ्यास होता है उसे आगे बढ़ने में और अपना शिकार खोजने में उनकी क्या करता है, हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिक्स द फॉलोइंग करेक्टली, निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क दिए गए हैं, भारत के राज्य स्टेट इन इंडिया दिए गए हैं। जिम कार्बेट नेशनल पार्क बोल रहा है कहाँ है आपका, असम में है, कहाँ है। काजीरंगा पूछ रहा है कहाँ है, उत्तराखंड में है, कहाँ है। रणथंभौर पूछ रहा है और गिर पूछ रहा है। तो इसमें देखो हमारा जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है बहुत ही फेमस है, आपसे 1 नंबर पूछ लेगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, वो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं और इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क या फिर रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो उत्तराखंड में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो असम में और बहुत ही फेमस है, किसके लिए, एक सींग वाले गेंडों के लिए। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में है, किसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस है। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो वो राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, राजस्थान में है। और गिर नेशनल पार्क कहाँ है, वो है गुजरात में। तो सारे नेशनल पार्क याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, रणथंभौर राजस्थान में और गिर है गुजरात में। तो हमारा ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो इसमें हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो हमने बनाया था अभी पेयर, उसी तरह से पेयर बना लीजिए। जिम कार्बेट उत्तराखंड में यानी कि एक सेकेंड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट का सेकेंड हो जाएगा। काजीरंगा कहाँ था, असम में था, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। रणथंभौर राजस्थान में था, सी का आई भी हो जाएगा। गिर गुजरात में था, डी का थर्ड हो जाएगा। सही आंसर हमारा ऑप्शन बी ही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि ऑप्शन बी सही है। क्यों सही है
मैंने आपको बता दिया। जिमका रोड उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण, ठीक है। यहाँ माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है और असम की कैपिटल है दिसपुर। रणथंबोर राजस्थान में है, इसकी कैपिटल है जयपुर और इसे पिंक सिटी भी कहते हैं। यहाँ नाहरगढ़ फोर्ट, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, जल महल स्थित है। गिर कहाँ है? गुजरात में है और इसकी कैपिटल है गांधीनगर। और अब हमारी आ चुकी है ईवीएस की पेडागोजी। हमारे ईवीएस के 15 क्वेश्चंस के, अभी 50 क्वेश्चन ईवीएस की पेडागोजी होंगे। टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पहले ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, ना देखिए तो देख लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने छात्रों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वे किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं? व्हेन एन ईवीएस टीचर टेक्स हिज हर स्टूडेंट टू आ जू ही शी इंटेंडेड टू। ऑप्शन ए है कि बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना, सेंसिटाइज स्टूडेंट्स फॉर एनिमल प्रोटेक्शन। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने का मौका देना, गिव एक्सपोजर टू स्टूडेंट्स टू मेक टीचिंग एंजॉयबल। तीसरा कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा हर जन के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, लेट क्लासरूम लर्निंग टू रियल लाइफ सिचुएशन। और चौथा कह रहा है कि बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित करना, डेवलप स्किल्स इन स्टूडेंट टू डोमेस्टिक्स एनिमल। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा विद्यार्थियों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना, ठीक है। क्योंकि बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदन हम बना नहीं सकते, बच्चों को मजेदार तरीके से सीखने का मौका नहीं दे सकते, ना ही उन्हें पशुओं को पालने के कौशल को विकसित कर सकते हैं। हम यही कर सकते हैं कि हम उनके वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियाँ होती हैं और कक्षा विद्या अर्जन के बीच जो परस्पर संबंध होता है एक दूसरे के बीच, वो हम स्थापित कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट स्टडीज़ का जो टीचर है वो क्या करता है कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर जाता है चिड़ियाघर यानी जू में। तो उनका यही उद्देश्य हो जाता है ले जाने का कि बच्चों के वास्तविक जीवन की जो परिस्थितियाँ होती हैं और कक्षा विद्यार्थियों के बीच जो एक दूसरे से संबंध होते हैं वो क्या कर सके, स्थापित कर सके। क्योंकि चिड़ियाघर जो होता है वो भ्रमण में बच्चों सक्रिय भागीदारी के साथ ऐसी अवधारणाएं, विचार और व्यवहारिक अनुभव से परिचित होते हैं जिन्हें कक्षा के वातावरण में प्रदान नहीं कर सकते। क्या होता है कि जब वो भ्रमण करने जाते हैं तो भाई सभी चीज़ों को बारीकी से देखते हैं कि कैसे चिड़ियाघर होता है, कैसे जानवर होते हैं, कैसे उन्हें पाला जाता है, क्या उन्हें दिया जाता है, कैसे क्या सब कुछ होता है। तो उससे बहुत अच्छे से वो सीख सकते हैं और वो सब हम सिर्फ किताबों में पढ़ाकर उन्हें सिखा नहीं सकते, ठीक है। अच्छे के वातावरण में उन्हें प्रदान नहीं कर सकते। हम अवधारणाएं, विचार और व्यवहारिक अनुभव से उन्हें अच्छे से परिचित करा सकते हैं चिड़ियाघर ले जाकर। ऐच्छिक भ्रमण विद्यार्थियों को व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से जोड़ते हैं जिससे वे अधिगम और प्रत्यक्ष अनुभव में संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों का जो व्यक्तिगत और सामाजिक रूप होता है उसको एक दूसरे से जोड़ लेते हैं जिससे वे अधिगम और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि बहुत सारी जो उन्हें लर्निंग होती है वो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होती है, किताबों से नहीं होती, जिससे उन्हें रट्टा नहीं मारना पड़ता और वास्तविक जीवन से जोड़कर वो उन्हें सीख लेते हैं और ज़्यादा दिनों तक यहाँ तो समझो लाइफ टाइम तो उनके पास ये विद्या रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश अपनी कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल का विकास का नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है। रमेश frequently asked problem questioning in his class 5 EVA class. The appropriate aim is not at improving students. ऑप्शन कह रहा है ये कि प्रदर्शन कौशल डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स, दूसरा कह रहा है कि अवलोकन कौशल ऑब्जर्वेशन स्किल्स, तीसरा कह रहा है रचनात्मक कौशल क्रिएटिव स्किल्स, चौथा कह रहा है कि श्रवण कौशल लिसनिंग स्किल्स। बताइए कि जो रमेश है वो अपनी कौन सी क्लास की? क्लास 5 है इन्वेंटल स्टडीज़ की। उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। कैसे पूछता है? खोजपूर्ण प्रश्न। तो इसका उद्देश्य किस कौशल का विकास करना नहीं है। तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रदर्शन कौशल यानी कि डेमोन्स्ट्रेशंस कौशल, उसका स्किल्स का वो विकास नहीं कर रहा, जबकि वो अवलोकन कौशल, ऑब्जर्वेशन का, रचनात्मक क्रिएटिव का, श्रवण लिसनिंग का, इन सब का विकास कर रहा है, ठीक है। ये भी आप देख लीजिएगा कि आपसे पूछा क्या है, पूछा है करना है विकास कि नहीं करना है। नहीं वाले क्वेश्चंस काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं और आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है।
व्याख्या कह रही है कि रमेश कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। कैसे प्रश्न पूछता है? खोजपूर्ण, जिसके द्वारा जो बच्चे होते हैं उनमें पूर्व ज्ञान यानी पहले के ज्ञान से नवीन ज्ञान यानी कि अभी तक के ज्ञान को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं और एक सक्रिय अधिगम करने का प्रयास करते हैं। और क्या करते हैं? जो लर्निंग होती है वो कैसी होती है? प्रैक्टिस करते हैं कि लर्निंग जो है वो सक्रिय हो सके यानी कि एक्टिव रह सके। इस प्रक्रिया में जो बच्चे होते हैं वो शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनके प्रश्नों के प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करते हैं। टीचर जो कुछ भी कहता है तो ये स्टूडेंट्स का कर्तव्य होता है कि उन्हें अच्छे से सुने, तो वो उन्हें अच्छे से सुनते हैं और उन प्रश्नों के बाद क्या कहते हैं? अपनी अनुक्रिया करते हैं। पुनः केंद्रीकरण और पुनः प्रेषण के चरणों से गुजरते हुए नए नए विचार और समस्याओं का सृजन करते हैं। अतः इन खोजपूर्ण प्रश्नों द्वारा अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल और श्रवण कौशल का विकास तो होता है, परंतु प्रदर्शन कौशल का विकास नहीं होता। हमसे यही पूछा था कि इसके द्वारा किस कौशल का विकास नहीं होता? तो प्रदर्शन कौशल का। और होता किसका है? तो वो है अवलोकन कौशल, रचनात्मक कौशल, श्रवण कौशल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि पर्यावरणीय अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन से समस्या समाधान के गुण हैं? इन इन्वायरमेंटल स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग? ऑप्शन ए है सृजन, कंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन बी है सिलेक्शन यानी कि चयन, सी है भाषण, ऑप्शन डी है लेखन यानी कि राइटिंग। तो इसमें आपको सही विकल्प चुनना है। पहला कह रहा है कि ए और बी, दूसरा कह रहा है सी और डी, तीसरा कह रहा है ए और डी, चौथा कह रहा है बी और डी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए और बी। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि समस्या समाधान विधि में विद्यार्थियों के समक्ष किसी समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे वे उद्देश्यपूर्ण गहन चिंतन कर सके तथा अपने पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर समस्या समाधान संबंधी विकल्प प्रस्तुत कर सकें। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है? जो विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स होते हैं उनके सामने ऐसी प्रॉब्लम्स रखी जाती हैं जिससे क्या कर सकते हैं, उसके बारे में वो बहुत ज़्यादा तरीके से सोच सकें और उसके आधार उनके ज्ञान और अनुभव के आधार पर अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में जो लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि और चयन समाधान विधि के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। कौन कौन से पूछ लेगा कि पर्यावरण अध्ययन में लक्ष्य केंद्रित विधि के, सृजनात्मक विधि के और चयन समस्या विधि के क्या होते हैं? महत्वपूर्ण गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा, द लैंग्वेज दैट हैज़ टू बी यूज्ड बाय एन ईवीएस टीचर शुड बी। ऑप्शन ए है औपचारिक या परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए, फॉर्मल विद एम्फेसिस ऑन डेफिनेशंस। दूसरा कह रहा है कि बच्चों के लिए कठिन होनी चाहिए ताकि वे समझ ना पाएं, डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू कम्प्रहेंड। बिल्कुल गलत बात है, ऐसी भाषा में कभी नहीं रखनी चाहिए जो बच्चों के लिए कठिन और बच्चे समझ ही नहीं पाए। हमेशा ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि बच्चों के लिए ईजी होना, कि डिफिकल्ट होता है तो हट जाएगा। औपचारिक परिभाषाओं पर बल देना चाहिए, भी हटा दीजिए। क्यों? परिभाषाओं पर अगर हम बोल देंगे तो बच्चे कैसे समझ पाएंगे? ऐसी भाषा तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए जो उसकी परिभाषा पर बल देती हो। तीसरी कह रही है कि बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, रिलेटेड टू एवरीबॉडी लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड। बिल्कुल अच्छी बात है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए इसकी जो बच्चों से किससे संबंधित है, उनकी डेली लाइफ से संबंधित है, जिससे उन्हें रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े, उन्हें अच्छे से समझ सकें। ठीक है, और प्राविधिक प्रकृति की होनी चाहिए, टेक्निकल इन नेचर नहीं, टेक्निकल नहीं होनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। ईवीएस शिक्षक के द्वारा कैसी भाषा प्रयोग करना चाहिए? ऐसी भाषा जो बच्चों की दैनिक रोजमर्रा से संबंधित हो, जिसमें बच्चे घर, परिवार, विद्यालय की कक्षाओं से संबंधित निकटतम परिवेश से सीखते हुए धीरे धीरे विद्यालय के व्यापक वातावरण से जुड़ सकें। इसमें क्या हो सकता है कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पहले अपने घर से, फिर अपनी फैमिली से, फिर अपनी विद्यालय की कक्षाओं से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। धीरे धीरे उनके परिवेश से वो जुड़ जाती है। ठीक है, उनके परिवेश से जुड़ते जुड़ते वो क्या करती है, धीरे धीरे विद्यालय के व्यापक वातावरण यानी कि जो बड़ा सा वातावरण होता है उससे जुड़ जाती है तथा परिवेश से सीधे अंतःक्रिया करते हुए ज्ञान अर्जन वो कर सकते हैं, यानी ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। दैनिक भाषाएं बच्चों की कक्षा में समावेशित होने में क्या करती हैं, सहजता प्रदान करती है, जिससे बच्चे रुचिपूर्ण तरीके से अधिगम करने में सक्षम हो जाते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, बच्चे रुचिपूर्ण अधिगम करते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे यूज ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिलेवेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स आर हेल्पफुल बिकॉज दे। पहला है कि सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, एक्टिवेट एक्टिवेट ऑल सेंसेस। दूसरा कह रहा है कि अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं, मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल। तीसरा कह रहा है कि शिक्षकों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, हेल्प टीचर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं, ट्रेट स्टूडेंट्स अटेंशन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए कि सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करते हैं, एक्टिवेट ऑल सेंसेस। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आकर्षक और प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक होता है क्योंकि सभी जो होते हैं वो अपनी ज्ञानेंद्रियों को क्या करते हैं, सक्रिय करते हुए छात्रों से ध्यान से सीखने और उनकी पढ़ाई यानी अध्ययन पर अधिक ज्ञान केंद्रित करने पर मदद करती हैं। ये सामग्री छात्रों की समझ को बेहतर बनाने में मदद करती है। इससे क्या होता है कि छात्रों की जो समझ होती है वो बेहतर बन सकती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई द लीस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन टीचिंग ऑफ ईवीएस। पहला है कि विद्यार्थियों से परिचर्चा, डिस्कशन विद स्टूडेंट्स। दूसरा कह रहा है कार्यपत्रों पर चित्र और रूपरेखा को बनाना, ड्राइंग डायग्राम्स एंड स्केचेस ऑन वर्कशीट्स। तीसरा कह रहा है कि अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, पनिशिंग डिसओबीडेंट स्टूडेंट्स। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों को बाहर प्रकृति की सैर पर ले जाना, टॉकिंग स्टूडेंट्स आउटसाइड फॉर नेचर वॉक। तो बताइए सबसे कम कैसे पूछा है, न्यूनतम पूछा है, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। विद्यार्थियों से परिचय करना तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर विद्यार्थियों से डिस्कस ही नहीं करेगा तो उनकी प्रॉब्लम ही नहीं पता होगी, तो ये तो हम कर सकते हैं। फिर क्या है, कार्यपत्रों चित्रों पर रूपरेखा को बनाना है, ये भी कर सकते हैं, शेर पर भी ले जा सकते हैं। ऑप्शन सी जो अवज्ञाकारी विद्यार्थी होते हैं उनको सजा देना जो होता है वो सबसे कम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, बाकी सभी महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है कि जो अवज्ञाकारी विद्यार्थी हैं उनको सजा देना, क्योंकि इससे बच्चों में क्या होती है कि नकारात्मकता आती है। इससे छात्र शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना बंद कर देते हैं। अगर आप हर समय बच्चों को दंड देते रहेंगे, उनकी बिना बातें सुने या फिर उन्हें बिना अच्छे से समझे, तो क्या होगा कि छात्र जो होगा वो धीरे धीरे वो चित्र को सुनना बंद कर देगा और यही सोचेगा कि ये तो हर समय चिल्लाता ही रहता है, ये तो हर समय मुझे डांटता ही रहता है, मुझे सजा ही देता रहता है, तो फिर दे देगा सजा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो वो आपको को समझेगा ही नहीं, इसलिए प्यार से बच्चों को समझाना चाहिए। और क्रियाकलाप में सहभागिता नहीं दिखा देता, शिक्षक का पूरा दायित्व होता है कि बच्चे अवज्ञा करें तो उन्हें प्रेम और सौहार्द से अपनी बातों को समझाएं कि बच्चों में सार्थक समझ विकसित हो। क्या करना चाहिए, अगर बच्चे आपकी अवज्ञा करें तो उन्हें डांटना या मारना नहीं चाहिए, उन्हें प्रेम के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से उन्हें समझाना चाहिए जिससे कि वो आपकी बातों को समझ सके और उनमें क्या हो सके, एक सार्थक यानी अच्छी समझ विकसित हो सके। ठीक है, ऐसा ही हमें अपनाना चाहिए तरीका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहलुओं को सम्मिलित करने के उद्देश्यों को पहचानिए, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंक्लूडिंग रीडर्स इन एनवायरनमेंट स्टडीज। पहला कह रहा है कि विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना, टू कन्फ्यूज स्टूडेंट्स। दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, टू डेवलप लॉजिकल स्किल्स इन स्टूडेंट्स। तीसरा कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थी के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, टू कन्फ्यूज स्टूडेंट्स एंड डिराइव प्लीजर फ्रॉम इट। बकवास है ये तो हटा दीजिए, ऐसा कभी हो सकता है कि विद्यार्थी के मन को भ्रमित कर दो और कम आनंदित महसूस करो, बकवास है। अगला कह रहा है कि विद्यार्थियों को खेल खिलाना, टू मेक स्टूडेंट्स प्ले, ये भी नहीं हो सकता और मन को तो भ्रमित करना चाहिए ही नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा कि टू डेवलप लॉजिकल स्किल्स इन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में क्या करना, तर्क क्षमता का विकास करना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पहली एक गूढ़ प्रश्न है, जो पहली होती है रिडल क्या होती है, एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जिसे हल करने या फिर अनुमान लगाने के लिए एक समस्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। तथा पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहलुओं को सम्मिलित करने, छात्रों की भागीदारी, एकाग्रता, ध्यान केंद्रित करने तथा तर्क क्षमता को विकसित करने में क्या करता है, हेल्प करता है।
पहेलियाँ बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक रूप से सीखने में हेल्प करती हैं और जब विद्यार्थियों को उनका हल करने का तरीका स्वयं ही करना पड़ता है, क्योंकि इससे उनकी क्या होता है कि सोचने की और तर्क करने की भी कौशल होता है, स्किल वो डेवलप हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स इज इम्पोर्टेंट इन टीचर लर्निंग ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स। पहला है कि विद्यार्थियों की जिज्ञासा के स्टूडेंट्स क्यूरियोसिटी। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों की समझ के अंतर के गैप इन स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। तीसरा कह रहा है कि शिक्षक की क्षमता के कैपेबिलिटी ऑफ टीचर। पहला कह रहा है के और बी, दूसरा कह रहा है बी और सी, तीसरा कह रहा है केवल सी, चौथा कह रहा है ए बी और सी। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में जो विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न ये संकेत देते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो कितनी भी जिज्ञासा के साथ पर्यावरण गतिविधियों में सेविका दिखा रहे हैं, तो उनमें प्रत्येक विद्यार्थी की समझ का स्तर क्या है, जिससे वे शिक्षक अपनी समझ और रुचि को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य को और अधिक प्रभावी और रोचक बना सके, जो कि कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम में सहायक हो सके। इसे क्या होता है कि टीचर को इस बारे में पता चलता है कि स्टूडेंट्स को इस बारे में कितना आता है, कितना और एफर्ट लगाएं कि उसे और अच्छे से आ जाए, या फिर और दूसरा तरीका कौन सा अपना जिससे बच्चे इसे समझ सकें। ठीक है, ये अर्थपूर्ण अधिगम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से टीचर जो होते हैं वो उसका प्रयोग करके बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गलत कथन का चयन कीजिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है कि ईवीएस एक अंतः विषयक विषय है। ईवीएस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। दूसरा कह रहा है कि ईवीएस पढ़ना पढ़ाना स्थानीय संसाधनों के माध्यम से होना चाहिए। ईवीएस शुड बी लर्न थ्रू लोकल रिसोर्सेज। तीसरा कह रहा है कि ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। ईवीएस प्राइमरली डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चौथा कह रहा है कि कक्षा फर्स्ट और सेकेंड में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से होनी चाहिए। वे शुड बी लर्न थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो ईवीएस होती है वो मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। ईवीएस प्राइमरली डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ईवीएस कैसा विषय है, एक अंतः विषयक विषय है जो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण शिक्षा से अंतः संबंधित है। ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अंतः विषय है। ये हमारी साइंस, सोशल साइंस यानी कि एसएसटी और हमारे पर्यावरण अध्ययन से जुड़ा हुआ है। ईवीएस के शिक्षण में स्थानीय संसाधनों और छात्रों की स्थानीय भाषा को ध्यान में रखते हुए शिक्षण देना चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए कि जो स्थानीय संसाधन होते हैं उनके बारे में, छात्रों की जो स्थानीय भाषा होती है उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, टीचिंग करनी चाहिए। ठीक है, शिक्षण समझने में सहायता हो। और पहला और दूसरा ये दोनों ईवीएस की भाषा और गणित के माध्यम, फर्स्ट और कक्षा सेकेंड में ईवीएस कैसी होती है, मुख्यतः भाषा और गणित के माध्यम में होनी चाहिए। तीनों ही कथन पूरी तरह से सत्य हैं, परंतु ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से जुड़ी है। ये कथन कैसा है, गलत है, क्योंकि ये एक अवधारणा है जो पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पढ़ाई जाती है। और इसमें हमसे गलत पूछा था तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे। इन केस ऑफ बिलो एवरेज स्टूडेंट क्लास व्हाट विल यू डू एज एन ईवीएस टीचर। पहला है कि उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देना, मेक देम राइट कॉन्सेप्ट्स मेनी टाइम। दूसरा है उन्हें पहली पंक्ति में बैठाकर लगातार मार्गदर्शन करना, मेक देम सिट इन द फर्स्ट रो एंड गाइड देम कॉन्स्टेंटली। तीसरा कह रहा है कि उनके कमजोर पक्षों को ढूंढना और सुधारने के लिए समाधान खोजना और लागू करना, आइडेंटिफाई देयर वीक एरियाज एंड डिजाइन रिमेडियल मेजर्स फॉर देम। और चौथा कह रहा है कि उनको अतिरिक्त कार्य घर में अभ्यास के लिए देना, गिव देम एडिशनल टास्क फॉर होम फॉर प्रैक्टिस। से आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन
सी, ठीक है, उनके कमजोर जो पक्ष होते हैं उनको ढूंढना और सुधारने के लिए समाधान खोजना और लागू करना, यही कर्तव्य होता है कि जो जी स्टूडेंट्स के कमजोर पक्ष होते हैं, जिसमें जो वीक होता है उसको खोज लेना, उसको सुधारने का प्रयत्न करना और उसमें समाधान खोजना और उसको लागू करना। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक एक पर्यावरण एनवायरमेंटल स्टडीज का टीचर होने के नाते हम कक्षा के जो औसत छात्र हैं उनके जो कमजोर पक्ष हैं उनको ढूंढेंगे और उन बच्चों की समस्याओं के समाधान को क्या करेंगे, खोजेंगे। उचित समाधान मिल जाएगा जब हमें, तो हम इसे कैसे करेंगे, बच्चों पे लागू कर देंगे, जिससे कि वे प्रतिभा से परिपूर्ण हो जाएंगे। और शिक्षक का जो पूर्ण दायित्व होता है कि वह अपने सभी बच्चों की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो रुचियां होती हैं, जो कमजोर पक्ष होते हैं, उनको ध्यान में रखे, उन्हें सहयोगी एवं उपचारात्मक शिक्षण दे, जिससे कि वह क्या कर सके, अपनी समस्याओं का निवारण उनके हो सके। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में सम्मिलित है। द एरिया ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इंक्लूड्स, पहला है कि औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तीसरा है औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, चौथा है विद्यालय शिक्षा स्कूल एजुकेशन। सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज शिक्षा के क्षेत्र में फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा शामिल है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी तथ्य होते हैं, कहानी, जानकारियाँ होती हैं और कारक होते हैं, वो कैसे होते हैं, शामिल होते हैं, जो विद्यार्थियों को उनके परिवार, उनके माता पिता, समाज, विद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थाओं से प्रभावित करते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज में क्या होता है कि जितनी भी जानकारियाँ हैं, कारक हैं, वो सभी समाहित होते हैं, जो कि विद्यार्थी को, यानी जो स्टूडेंट्स होता है उसको, उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उसकी जो सोसाइटी और जो उसका स्कूल होता है और अन्य शिक्षण संस्थानों से उनसे प्रभावित करते हैं। इनके द्वारा क्या होता है कि विद्यार्थियों में जो जीवन की वास्तविक व्यवहारिक और जीवन की वास्तविक व्यवहारिक जानकारी और प्रत्यक्ष अनुभव की समझ होती है, वो भी विकसित हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन जो होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में औपचारिक और अनौपचारिक जो दोनों शिक्षाएं होती हैं उनको कर लेता है शामिल कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक जोर डालते हैं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स इम्प्रूव व्हेन टीचर एम्फाइसेस अपॉन, ऑप्शन ए है डायलॉग संवाद पर, ऑप्शन बी है लिखित और मौखिक परीक्षा पर, रिटन एंड ओरल टेस्ट, तीसरा है टेक्स्ट बुक्स यानी पाठ्य पुस्तकों पर, चौथा है कंपटीशन एंड प्रतिस्पर्धा पर। अवधारणा समझ तब अच्छी होती है विद्यार्थियों में, तो कंपटीशन पे तो डालना नहीं है, टेक्स्ट बुक पर भी नहीं डालना है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ये संवाद यानी डायलॉग पर। पूछ रहा है कि अवधारणात्मक समझ कब विकसित होती है, तो वो तभी अच्छी होगी जब हम किस पर जोर डालेंगे, संवाद पर डालेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा डायलॉग। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ तब अच्छी होती है जब शिक्षक होते हैं, टीचर्स वो क्या करते हैं, जो संवाद होते हैं वो जोर डालते हैं, क्योंकि संवेदात्मक शिक्षण विधि शिक्षा के प्रति बहुत ही व्यवहारिक होती है। और ये विधि क्या करती है कि ज्ञान और अनुप्रयोग की समझ तथा ग्रहण की प्रक्रिया ही नहीं है, पर जो बालक होते हैं इन विधि द्वारा वो अवधारणात्मक चिंतन से जुड़ जाते हैं और ये बच्चों में सूक्ष्म और विवेचनात्मक सोच में सुधार करती है और उनमें समस्या समाधान का जो कौशल है उसमें भी वृद्धि कर लेती है। संवादात्मक शिक्षण सभी विधि को रचनात्मक और नवीन समाधान खोजने के लिए क्या करता है, समर्थ बनाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपख्यानात्मक अभिलेख से इनमें क्या नहीं होना चाहिए, तो पूछा है नहीं। ठीक है, नहीं याद रखना। पहला है समस्याओं पर केंद्रित होना, फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, दूसरा है निर्णायक होना, मेक जजमेंट, तीसरा है बच्चों की ताकत और कमजोरियों को पहचानना, आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, चौथा है कि बच्चों की रुचि और जिज्ञासा को पहचानना, आइडेंटिफाई चिल्ड्रंस इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी। तो इसमें से हमें सही जोड़ा बताना है। पहला ये पहला, दूसरा, दूसरा है तीसरा, दूसरा कह रहा है सी और डी, तीसरा कह रहा है बी और सी, चौथा कह रहा है बी और डी। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। सही है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विद्यालय व्यवस्था में
उपख्यानात्मक अभिलेख शिक्षकों को क्या करता है, सूचित करता है, क्योंकि वे अनुभवों को सीखने के लिए, परिवारों को जानकारी प्रदान करने के लिए और संभावित विकासात्मक देरी की पहचान करने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इन अभिलेखों का उपयोग हम व्यक्तिगत छात्र व्यवहार, कौशल और दृष्टिकोण के विशिष्ट अवलोकन का उल्लेख करने के लिए करते हैं, क्योंकि ये अध्ययन कार्यों के परिणामों से कैसे होते हैं, संबंधित होते हैं। जो बच्चे होते हैं उनमें ताकत और कमजोरियों को पहचानने के लिए, बच्चों की रुचि जिज्ञासा को पहचानने के लिए उपख्यानात्मक अभिलेखों से संबंधित, जबकि समस्याओं पर केंद्रित होना, निर्णायक होना अभिलेखों से संबंध नहीं रखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है, घर की मक्खियां बीमारी फैलाती है। चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त सीखने का संसाधन होगा। इन एन ईवीएस क्लास, अ टीचर डिस्कस दैट हाउस फ्लाइज spread disease, the most appropriate learning resource for डिस्कशन विल बी। पहला है न्यूज़पेपर अखबार, दूसरा है फ्लैश कार्ड, तीसरा है स्लोगन्स, चौथा है पोस्टर्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अखबार यानी कि न्यूज़पेपर। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि एक ईवीएस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की जो क्लासरूम है उसमें जो टीचर होता है वो चर्चा करता है कि घर की जो मक्खियाँ होती है वो क्या करती हैं, बीमारी को फैला देती है, क्योंकि इसमें चर्चा के लिए उपयुक्त संसाधन क्या होगा, अखबार। शिक्षक मक्खियों से फैलने वाली बीमारियों की कटिंग समाचार पत्रों से क्या कर लेता है कि उसको काट कर अपने पास रख लेता है, समाचार पत्रों से कर लेता है, उनसे संबंधित जो शोध कार्य परियोजना है उसका आयोजन करके बच्चों और बीमारियों के बारे में क्या कर देता है, जागरूक। अखबार बच्चों से वास्तविक दुनिया से जुड़ने में मदद करता है और इसके द्वारा बच्चों को तत्कालीन समस्याओं की भी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरिता teach the topic games we play by taking students to the playfield and making them play different games on different days. Minu teach the same topic by showing pictures, cards of different games to students यानी खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता विद्यार्थियों को खेल के मैदान में क्या करती है, ले जाती है और उन्हें अलग अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है। मीनू उसी पाठ को अलग अलग खेलों के चित्रकारों को दिखाकर विद्यार्थियों को पढ़ाती है। तो इसमें विद्यार्थियों को अधिकतम शामिल करने में कौन ज़्यादा प्रभावी रणनीति का उपयोग कर रहा है, हु इज यूजिंग अ मोर इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट। पहला सरिता, दूसरा है मीनू, तीसरा है परिस्थिति पर निर्भर करता है, चौथा है कि दोनों सरिता और मीनू। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरिता। ठीक है, कैसे सरिता, जरा व्याख्या से देख लो कि खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता क्या करती है कि विद्यार्थियों को खेल में मैदान में ले जाती है और उन्हें अलग दिनों में विभिन्न खेल खिलाती है, जिससे बच्चे अधिक से अधिक सहभागिता दिखाते हुए पूर्ण रुचि के साथ प्रभावी और अधिगम करते हैं। होता क्या है कि क्लासरूम में आप चाहे चित्र दिखा दो, चाहे मूवी दिखा दो, चाहे कितना अच्छा पढ़ा दो, जब तक बच्चों लर्निंग बाय डूइंग नहीं होता, नहीं स्वयं करके नहीं सीखते जब तक वो कुछ नहीं कर पाते। तो सरिता ऐसा ही करती है, इससे बच्चों को प्ले ग्राउंड ले जाती है, अच्छे से खेलती है और सारे गेम्स के बारे में उन्हें बता दिए, तो बच्चों के बारे में वो देर तक नॉलेज रहेगी। उन्होंने उसे फील किया है तो वो क्या करेंगे, उसे कभी भूल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, ये शिक्षण प्रक्रिया से है कि बच्चों के व्यवहार में, उनके समाज में भावनात्मक रूप से प्रत्यक्ष अनुभवों का ज्ञान कराती है और वे खेल खेल में महत्वपूर्ण अधिगम कर लेते हैं। वहीं मीनू पाठ को अलग अलग चित्रकारों के माध्यम से पढ़ाती है और अध्ययन की प्रक्रिया में साझेदारी और सुनिश्चित नहीं कराएगी, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे करके सीखने में अधिक रुचि हैं। सरिता की रणनीति ज़्यादा प्रभावी है, क्योंकि हम क्लासरूम में उतना अच्छा नहीं सीख सकेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, जितना अच्छा हम प्ले ग्राउंड में सीखेंगे। तो किसकी अच्छी थी, सरिता की। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो 29 दिसंबर 2022 को हुआ था। ठीक करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग फसल को पकाने के पश्चात त्यौहार मनाते हैं। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। यहाँ का विशेष चिराग नृत्य करते हैं। इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी जमीन पर आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर लोग बांस की डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। बांस की डंडी
झंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं, यह राज्य है। यानी कि ये सारी विशेषताएं आपको दी गई हैं और इनसे पूछा है कि इस राज्य कौन है, यानी ये सारी विशेषताओं वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो बताइए कौन सा राज्य है? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मिजोरम। ठीक है, यह राज्य मिजोरम है। इसकी विशेषताएं क्या थी कि हमारे देश में एक ऐसा राज्य है, तो हमारे देश में एक ऐसा राज्य मिजोरम राज्य है जहाँ के ग्रामीण लोग यानी गांव के लोग जो होते हैं वो जब उनकी फसल पक जाती है तो उसके बाद वो फेस्टिवल यानी कि त्यौहार मनाते हैं। सब साथ में मिलकर क्या करते हैं, खाना को पकाते हैं, साथ में ही खाते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। यहाँ का जो विशेष नृत्य होता है जिसका नाम क्या होता है, चुराम नृत्य, वो भी करते हैं। आपसे ये भी पता चल जाएगा कि चुराम नृत्य कहाँ किया जाता है, तो मिजोरम में। और इस नृत्य में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी बनाकर जमीन पर आमने सामने बैठते हैं। ठीक है, ये सारी विशेषताएं कहाँ की है, मिजोरम के। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम की कैपिटल जो है वो आइजोल है। हमारी व्याख्या भी यही कह रही है, सेम ही बात की सारी विशेषताएं जो हैं वो किसकी है, पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य मिजोरम उसकी हैं। मिजोरम की लुसाई जनजाति द्वारा बनाए जाने वाले घरों के निर्माण में बांस तथा लकड़ी का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। किसका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है, बांस और लकड़ी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट खेजड़ी ट्री। ऑप्शन ए है, ये वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। दिस ट्री इज फाउंड मेनली इन डिजर्ट एरियाज। ऑप्शन बी है, इसे बढ़ाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। इट डज नॉट नीड मच वाटर टू ग्रो। ऑप्शन सी कह रहा है कि इसकी छाल दवाई बनाने के काम लाती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता है। इट्स bark is used to make medicines and its wood is not affected by insects। ऑप्शन डी कह रहा है कि इसके तने में पानी एकत्र होता है जिससे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं। इट्स ट्रंक कैन स्टोर वाटर एंड द पीपल यूज थिन पाइप टू ड्रिंक इट। और अगला कह रहा है कि इट इज़ नॉट अ शेडी ट्री, यानी कि एक वृक्ष छायादार नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से सही कथन कौन सा है खेजड़ी के बारे में। सही ऑप्शन ए है ए बी सी, ऑप्शन बी है बी सी डी, ऑप्शन सी है सी डी ई और ऑप्शन डी है ए डी ई। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी और सी। इनके बारे में ए बी और सी सही हैं। किसके बारे में ए और बी सही है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में। हमसे पूछा था कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में ये सारे कथन इसमें से विचार करना था और बताना था कौन सा सही है। तो ये मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र जो रेगिस्तानी होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। इसे बढ़ाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती, ये तो बिल्कुल सही बात है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में कहाँ पानी होता है, ज़्यादा पानी नहीं होता है, इसीलिए ये पेड़ बढ़ भी जाते हैं क्योंकि इनके बढ़ाने के लिए हमें अधिक वाटर नहीं चाहिए होता। अगर पानी अधिक चाहिए होता होगा, अगर हम अधिक पानी का इस्तेमाल करते हैं इसके बढ़ाने के लिए तो रेगिस्तान क्षेत्र में पाया नहीं जाता, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर इसकी छाल दवाई बनाने के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता, ये भी बिल्कुल सही बात है। खेजड़ी वृक्ष का जो वृक्ष होता है उसकी छाल किसके काम आती है, दवाई बनाने के काम। और इसकी जो लकड़ी होती है बूढ़, उसको क्या नहीं लगता है, कीड़ा भी नहीं लगता है। ठीक है, ये तीनों सही है, लेकिन ये वाला गलत है। किसके पानी में पानी एकत्र होता जाता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा पीते हैं, बिल्कुल गलत बात है। और ये वृक्ष छायादार नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि ये वृक्ष छायादार है। जरा इसकी व्याख्या देख लेते हैं जिससे हमें अच्छे से पता चल जाए। हमारी व्याख्या कह रही है कि खेजड़ी वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तानी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पाया जाता है। इसको बढ़ाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जब ये ग्रो करता है तो उसको ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती। बाकी अब देखते हैं कि पानी जितना चाहिए होता है वृक्षों को, लेकिन खेजड़ी वृक्ष ऐसा है जिससे ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्रों में पल जाता है। इसकी छाल क्या बनाने के काम में आती है, दवाई बनाने के काम में आती है। और इसकी जो लकड़ी होती है उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। इस प्रकार दिए गए कथनों में से ए बी और सी सही है। इस बहुउद्देशीय वृक्ष का प्रत्येक भाग किसी न किसी रूप में यहाँ के प्राणियों के लिए कैसा होता है, इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए इस वृक्ष को हम क्या कहते हैं, मरु प्रदेश या कल्प वृक्ष भी कहते हैं। ये जो वृक्ष होता है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम इसे मरु प्रदेश या फिर कल्प वृक्ष भी कह सकते हैं। खेजड़ी वृक्ष थार के मरुस्थल या अन्य स्थानों में पाया जाता है। यह
वहाँ के लोगों के लिए कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, विशेषताएं भी याद रखना, एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 पेट्रोलियम उत्पादों के समूह को चुनिए। ऑप्शन ए है सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ 3 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है मोम, कोलतार, ग्रीस। ऑप्शन बी है पेंट, प्लास्टिक, रेयान। ऑप्शन सी है एलपीजी, कोलतार, एथेनॉल। और ऑप्शन डी है किरोसिन, डीजल और मेथेन। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, मोम, कोलतार और ग्रीस। बैक्स, कोलतार एंड ग्रीस, ये क्या है, 3 पेट्रोलियम उत्पाद के समूह हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मोम, कोलतार, ग्रीस, ये तीनों उत्पाद पेट्रोलियम समूह से क्या होते हैं, संबंधित। पेट्रोलियम जो होता है वो हल्के रंग का एक होता है तेली द्रव। इसमें विभिन्न संगठक जैसे कि पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम आदि जो हैं वो आते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अनेक उपयोगी पदार्थ से हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। इन्हें क्या कह सकते हैं, इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। और इनका उपयोग हम मार्जक रेशे, पॉलीएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि के निर्माण में करते हैं। आपने बहुत अधिक व्यवसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, काला सोना यानी कि ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। किसको, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये हमारी सीटेट की ईवीएस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है और इसमें इस तरह के बहुत ही ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके आंसर तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, इसलिए आपको धैर्य पूर्वक और अच्छे से इसे पढ़ना है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एडवोकेट का घर एक्स पर है, कोर्ट वाई पर स्थित है। एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूरब में 100 मीटर की दूरी पर है। देखो ये आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज में इन्होंने कैसा क्वेश्चन डाल दिया है, इन्होंने ये डाल दिया है डायरेक्शन वाला। ठीक है, अतः एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एक्स से ठीक पूरब में 100 मीटर की दूरी पर है। फिर वे बी पर जाते हैं जो कि ठीक दक्षिण में कितना है, 500 मीटर की दूरी पर है। फिर वे किस पे जाते हैं, सी पर, जो बी के ठीक कहाँ है, पश्चिम में, और कितना है, 500 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वो कहाँ भी जाते हैं, बाई पर कोर्ट पहुंचते हैं जो सी के कैसे 60 मीटर की दूरी पर है। तो कोर्ट के सापेक्ष एडवोकेट के घर की दिशा बतानी है। किसके है इस क्वेश्चन में कि कोर्ट के सापेक्ष में एडवोकेट के घर की दिशा बतानी है। ऑप्शन ए उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन बी है उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन सी है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। ऑप्शन डी है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम। ठीक है, इसमें हमारा सही आंसर उत्तर पश्चिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई लड़का वलसाड से नागरकोइल जाने के लिए 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ। यह ट्रेन 17:30 बजे वलसाड से चलकर 14 सितंबर 2022 को 5 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी 2059 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल कितनी है। ऑप्शन है 52 किलोमीटर। ऑप्शन बी है 56 किलोमीटर। ऑप्शन सी है 58 किलोमीटर। ऑप्शन डी है 62 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी, 58 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्याख्या देख लेते हैं। इसकी हमारी व्याख्या देखो इस प्रकार से, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना मिशन है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर प्रोजेक्ट मिशन टू क्लीन गंगा वाटर। ऑप्शन ए है जल शक्ति नमामि गंगे। ऑप्शन बी है गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान। और ऑप्शन डी है नमामि गंगे यमुना एक्शन प्लान। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान जो है वो गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक परियोजना मिशन है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान परियोजना मिशन गंगा जल को स्वच्छ करने के लिए एक योजना है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन परिषद की कार्यान्वयन शाखा के रूप में क्या करती है, वर्क करती है, जिसे अगस्त 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में हमने पंजीकृत किया था। गंगा एक्शन प्लान वे पहली नदी कार्य योजना थी जो 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। तो गंगा एक्शन प्लान क्या था,
गंगा एक्शन प्लान क्या था? ये पहली नदी कार्य योजना थी। क्या थी? पहली नदी कार्य योजना। जब कब लाई गई थी? 1985 यानी 1985 में। किस लिए? पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ये लाई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जल अवरोधन, डायवर्जन व घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की जो गुणवत्ता होती है उसमें सुधार करके विषाक्त और औद्योगिक रासायनिक कचरे पहचानी गई प्रदूषणकारी इकाइयों से नदी में प्रवेश करने से उसे रोका जाए। और गंगा नदी को 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा नदी। कब घोषित की गई थी? 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हों। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फूड द ग्रुप containing all items which are rich source of proteins। ऑप्शन ए है अंडे, दालें, मछली, एग्स, पल्सेस, फिश। ऑप्शन बी है बादाम, मक्का, दूध, आलमंड्स, मैस, मिल्क। ऑप्शन सी है संतरा, मक्खन, अंडे, ऑरेंज, बटर, एग्स। और ऑप्शन डी है दही, दूध, चावल, कार्ड, मिल्क एंड राइस। तो बताइए इसमें से वो कौन सा समूह है जो प्रोटीन समृद्ध है? से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अंडा, दालें और मछली, एग्स, पल्सेस एंड फिश। ये बहु समूह है जो कि प्रोटीन से भरपूर है। कौन कौन सा? अंडा यानी कि एग्स, दालें यानी कि पल्सेस और मछली यानी कि फिश। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि भोजन के रूप में अंडा, दाल, मछली ये सब क्या है? प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए होती है। शरीर की क्यों आवश्यकता होती है प्रोटीन की? हमारे शरीर में प्रोटीन की क्यों आवश्यकता होती है? शरीर की वृद्धि करने के लिए और किसके लिए? स्वस्थ रहने के लिए। प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है वो प्रायः क्या करता है? अक्सर प्रोटीन युक्त भोजन ये वृद्धिवर्धक भोजन कहते हैं इसको। और हमारे शरीर में मुख्य पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है, वो सब हमें किससे प्राप्त होते हैं? भोजन के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। यदि भोजन पकाने में बहुत ज़्यादा जल का प्रयोग करते हैं तो बाद में उसे क्या करते हैं? फेंक देते हैं। और कोई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण की हानि हो जाती है। क्या करते हैं जब अच्छा होता है क्या? जब भोजन को बहुत ज़्यादा पका लेते हैं तो अधिक जल का प्रयोग करते हैं और जो बाकी का जल होता है उसे फेंक देते हैं। जब वो जल फेंकते हैं तो उसमें प्रोटीन और खनिज लवण वो भी चले जाते हैं तो हमें उनकी हानि हो जाती है। इसलिए भोजन को ज़्यादा अतिरिक्त जल नहीं डालना चाहिए। डालना चाहिए तो फेंकने से प्रोटीन भी चले जाएंगे। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि करने के लिए और किसके लिए? अनुरक्षण करने के लिए होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह युगल, युगल मतलब होता है जोड़ा, इसमें से हमें वो जोड़ा बताना है जो हमारे देश के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए पेयर, वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी अवर कंट्री। हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एक जोड़ा है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी। ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन सी है मिजोरम और झारखंड। ऑप्शन डी है बिहार और नागालैंड। तो आपको पता है कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें से बिहार भारत का राज्य और नागालैंड भी राज्य है। तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बिहार जो है हमारे भारत का राज्य है, इसकी कैपिटल है पटना। और नागालैंड उत्तर पूर्व भारत का राज्य है, इसकी कैपिटल है कोहिमा। तो ये तो केंद्र शासित प्रदेश है नहीं, तो इसको हटा दो। फिर हमारा है मिजोरम और झारखंड। मिजोरम भी भारत का उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य और झारखंड भी। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल, झारखंड की कैपिटल है रांची। तो ये भी नहीं। और कश्मीर ये पहले भारत का एक राज्य था। इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो ये तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये दोनों राज्य हैं, ये दोनों राज्य हैं और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें से हमें कोई भी ग्रुप नहीं मिला, लेकिन फाइनली हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक राज्य है, इसकी कैपिटल है ईटानगर। और पुडुचेरी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये भारत का राज्य पूछा था और एक केंद्र शासित प्रदेश का जोड़ा पूछा था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है
कि अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है और पुडुचेरी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह से एक के अंतर्गत दिया गया मुझे यानी जोड़ा जो है वो सही है। हमारे संविधान के आर्टिकल 1 के तहत भारत के संघ में 3 श्रेणियां शामिल है। पहला है राज्यों का क्षेत्र, दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा है वे क्षेत्र जो किसी भी समय भारत सरकार द्वारा क्या किए जा सकते हैं, नियंत्रण में लाए जा सकते हैं। वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये भी याद रखना क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वो संघीय क्षेत्रों को संदर्भित करते हैं, इसीलिए पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने इसे राज्य का दर्जा देने की मांग की है। मतलब हुआ क्या है कि अभी पुडुचेरी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें क्या किया जाए, केंद्र शासित प्रदेश से हटाकर हमें एक राज्य बना दिया जाए। मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह को चुनिए जिनके समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैविंग कोस्ट ऑन द वे ऑफ बंगाल। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक। ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात। ऑप्शन डी है तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु। ये कहाँ है? समुद्र तट बंगाल की खाड़ी में है। वैसे तो हमारे समुद्र तट से कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य लगते हैं। और कितने राज्य लगते हैं? 9 राज्य लगते हैं। ठीक है, इधर साइड से कितने लगते हैं? 5 और इधर साइड से कितने लगते हैं? 4 लगते हैं। इसमें से इससे पूछा था कि बंगाल की खाड़ी में कौन से हैं, तो बंगाल की खाड़ी वाले तो हमारे यही राज्य है ना, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। ये कहाँ लगते हैं? बंगाल की खाड़ी में लगते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा ये तीनों राज्य बंगाल की खाड़ी के तट पर हैं। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है और हिंद महासागर का पूर्वोत्तर भाग है। बंगाल की खाड़ी क्या है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। तो आपसे पूछ लेगा कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है। और हिंद महासागर के कौन से साइड में? पूर्वोत्तर भाग में। यह एक त्रिभुजाकार खाड़ी है। कौन सी है? त्रिभुजाकार की क्या है? खाड़ी है। इसमें पश्चिमी ओर से अधिकांशतः भारत की नदियाँ जैसे कि गंगा है, यमुना है, मेघना है। इसके अतिरिक्त कौन सी नदियाँ होती हैं? गोदावरी है, महानदी है। ये सब आकर क्या करती हैं? मिल जाती हैं। इसमें मुख्यतः बंदरगाहों में चेन्नई, चटगांव, कोलकाता, पारादीप और विशाखापट्टनम है। प्राचीन हिंदी ग्रंथों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में महोदधि कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार बंगाल की खाड़ी को क्या कहते हैं? महोदधि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य प्रदेश के 3 समीपवर्ती राज्य हैं। 3 नेबरिंग स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश आर। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। देखो ये हमारी सीटेट की ईवीएस है, तो इस तरह के क्वेश्चन ईवीएस में पूछ लेगा कि भारत के कौन से राज्य हैं, कितने संशासित प्रदेश है, कौन कौन से हैं, कैपिटल क्या है, मुख्यमंत्री कौन है, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसकी सीमावर्ती कौन है। तो भैया बड़े कन्फ्यूजन पूछ लेता है ईवीएस में, तो अच्छे से पढ़कर जाना। दूसरा कह रहा है कि गुजरात, राजस्थान और बिहार। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। और ऑप्शन डी है गुजरात, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र किससे जुड़े हुए हैं? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव। इसे नदियों का मेका और श्रेया प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ यहीं से निकलती हैं। और मध्य प्रदेश के 3 सीमावर्ती राज्य हैं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, छत्तीसगढ़ की रायपुर, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान की जयपुर, बिहार की पटना। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मध्य प्रदेश के 3 सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कौन से हैं? महाराष्ट्र। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश की सीमा किससे लगती है? गुजरात से, और जो राजस्थान है उनसे भी लगती है। सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। ये 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ बनाता है? 8 राज्यों के साथ, 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ और 1 देश नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश बनाता है। ये भी याद रखना। जो इस प्रकार हैं जैसे कि उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ये किसके बारे में इसने बताया है? क्या बताया इसने? हमारे यूपी के बारे में। ठीक है, कौन कौन से हमारे उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री टच करते हैं? काफी ये आपसे पूछ लेता है, ठीक है, सेंट्रल का आपका एग्जाम होता है ये, तो यूपी से मोस्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड और बिहार और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और एक राष्ट्र है हमारा नेपाल, इसके साथ बाउंड्री टच करता है हमारा उत्तर प्रदेश। इसके अतिरिक्त भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान के साथ लगती हैं और किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चाइना के साथ, नेपाल और भूटान के साथ, और पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ इसकी बाउंड्री लगती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कैच्ड बाय मॉस्किटोज? ऑप्शन ए है निमोनिया, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी है खसरा, ऑप्शन डी है मलेरिया। तो हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी और डी। बी मतलब डेंगू, डी मतलब मलेरिया। मलेरिया और डेंगू किससे फैलते हैं? मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मच्छरों द्वारा जनित रोग होते हैं डेंगू एंड मलेरिया। और इस तरह से विकल्प बी और डी सही है। इस तरह से अभी कितना ज़्यादा जो डेंगू और मलेरिया था वो फैला था। अभी देखो टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, उसके तो इतने सारे मरीज थे भैया, बहुत ज़्यादा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। सब मच्छर द्वारा फैलते हैं। डेंगू दुनिया के कई हिस्सों में तेजी से उभरती वायरल बीमारी है और डेंगू के वायरस का मुख्य वाहक होता है एडिस एजिप्टी मच्छर। आपसे पूछा गया था रिसेंटली एग्जाम में कि डेंगू जो भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है उसका मुख्य वाहक क्या होती है? तो मच्छर होता है। मच्छर का मतलब कौन सा वायरस का होता है? एडिस एजिप्टी। ठीक, कौन सा? एडिस एजिप्टी। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला मच्छर जनित है और मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मच्छर के द्वारा। क्या होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी। ये प्लाज्मोडियम परजीवी से संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। निमोनिया फेफड़े का एक तीव्र श्वसन संक्रमण है जो स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया या न्यूरोकाकस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। खसरा तीव्र संक्रामक बीमारी है जो रूबेला विषाणु द्वारा उन बच्चों में फैलती है जिनमें टीकाकरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परितंत्र में निहित है। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए है एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ एन एरा, ऑप्शन बी है एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, ओनली फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एन एरिया। तीसरा कह रहा है कि एक क्षेत्र के जीवित प्राणी और भौतिक कारक दोनों, बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एन एरिया। ऑप्शन डी कह रहा है कि एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक, डीकम्पोजर्स एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एन एरिया। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, किसी परितंत्र में नहीं होते हैं तो वो होते हैं एक क्षेत्र के जीवित प्राणी और भौतिक कारक दोनों, यानी बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एन एरिया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक क्षेत्र के जीवित प्राणी और जो भौतिक कारक होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं? पारितंत्र में निहित होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जो जीव जंतु होते हैं उनका समूह जो हमारे चारों ओर में कैसा होता है? मौजूद होता है। सामूहिक रूप से क्या कहलाता है? पर्यावरण। क्या होता है? अच्छा, पर्यावरण जो होता है वो पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का समूह होता है जो हमारे चारों ओर मौजूद होता है। पर्यावरण एक अविभाज्य संगठक है। ये जैविक और अजैविक तत्वों के पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से क्या होती है? इसकी रचना। भौतिक और अजैविक कौन से होते हैं? स्थल, वायु और जल। जैविक कौन कौन से होते हैं? पादप, जंतु, सूक्ष्म जीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेट एंड डांस। ऑप्शन ए है कर्नाटक कथक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु लावड़ी, ऑप्शन सी है असम भुइया और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी।
मैंने आपको एक बार इसे रिवीजन भी करवाया था और अच्छे से याद भी कराया था। अगर डेली करंट अफेयर देखते हैं तो आपको मैंने एक ट्रिक विषय भी याद करवाया था कि जो कुचिपुड़ी है, कच्ची पूड़ी पूड़ी जो होती है वो कच्ची क्यों रह जाती है। अगर अंधे लोग पकाएंगे, इस पर याद करने के लिए आपको बताया था कि अगर अंधे लोग पकाएंगे तो पूड़ी तो कच्ची रह जाएगी, पक ही नहीं पाएगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा बेचारों को कैसी पकानी है। तो पूड़ी अगर कच्ची है तो कौन पका रहा है, बेचारे अंधे लोग पका रहे हैं। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। असम का बुइया नहीं है, असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सत्रिया है। तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। कथक के उत्तर भारत यानी विशेषली उत्तर प्रदेश में किया जाता है और कर्नाटक में यक्षगान किया जाता है। तो इसने हमसे पूछा था कि कौन सा जोड़ा इसमें से राज्य नृत्य के बारे में सही है, तो कर्नाटक का कथक गलत है, कथक उत्तर प्रदेश में किया जाता है, कर्नाटक में किया जाता है यक्षगान, ठीक है। तमिलनाडु लावड़ी गलत होगा क्योंकि लावड़ी महाराष्ट्र में किया जाता है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम। बुइया असम के लिए गलत है, असम में असमिया किया जाता है डांस। असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी बिल्कुल ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है, कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये हमारे सही युग भी दिए गए, मैंने आपको बताया कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, लावड़ी महाराष्ट्र, बुइया अरुणाचल प्रदेश में। बुइया देखो कहाँ किया जाता है, ये भी याद रखना, बुइया किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कथक उत्तर भारत में, बट भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, ठीक है। कथकली अभिनय, नृत्य और संगीत तीनों का समन्वित रूप होता है। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, निम्नलिखित में से कौन सी घर गैस नहीं है। ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है N2, ऑप्शन सी है N2O, ऑप्शन डी है CH4। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी N2। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि N2 जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है, जबकि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, N2O का CH4 ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं। पृथ्वी की ऊष्मा अवरक्त विकिरण के रूप में विकृत होती है, जिसके लगभग 90% भाग को वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर लेती है, अवशोषित, और वायुमंडल में से जाने से रोक देती है। जबकि CO2 गैस की मात्रा अधिक बढ़ जाने से वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण गैसें और भी होती है, जैसे कि जलवाष्प, CO2, मीथेन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। हरितगृह गैसों की संकल्पना 1824 ईस्वी में जोसेफ फॉरियर ने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओजोन की परत के अवक्षय को नियंत्रित करने हेतु 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे कहा जाता है द इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट साइंड इन 1987 टू कंट्रोल द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज नोन एज। ऑप्शन ए है क्योटो संलेख, ऑप्शन बी है मॉन्ट्रियल संलेख, ऑप्शन सी है पेरिस संधि, ऑप्शन डी है दोहा संधि। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल संलेख। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किए थे। ओजोन अवयव के दुष्परिणाम निम्न है, जैसे कि त्वचा कैंसर की संभावना होती है, मनुष्यों और पशुओं की DNA संरचना में बदलाव तथा पशुओं की प्रतिरोध क्षमता में कमी होती है, मोतियाबिंद तथा आंखों की बीमारी तथा संक्रामक रोगों में वृद्धि होती है। सूक्ष्म जलीय पौधों के विकास की गति धीमी होने से स्थलीय खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हो जाती है। आगे बढ़ते हैं कि EVS में नैदानिक परीक्षण शिक्षक की सहायता करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट इन EVS विल हेल्प अ टीचर टू। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों का बुद्धि भागफल ज्ञात करने में, नो द इंटेलिजेंस क्वाड्रेंट्स ऑफ लर्नर्स। ऑप्शन बी कह रहा है कि EVS के शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, असेस द प्रॉब्लम फेस्ड बाय लर्नर्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग ऑफ EVS। तीसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम की गति का आकलन करने में, असेस द पेस ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। और चौथा कह रहा है कि EVS में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा ये ज्ञात करने में, नो हाउ वेल लर्नर इज लाइकली टू डू इन EVS। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और सी सही है, ऑप्शन बी कह रहा है कि ए और बी सही है, ऑप्शन सी कह रहा है कि बी और डी सही है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि बी और सी सही है। सी आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी की बी और डी सही है। यानी कि इसने हमसे पूछा था कि
ईवीएस में यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज में जो नैदानिक परीक्षण है यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसके लिए शिक्षक की सहायता कौन करेगा? तो उसने हमारा ऑप्शन था शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को द्वारा सामना की गई समस्याओं का आकलन करने में, और चौथा था कि ईबीएस में विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेंगे ये ज्ञात करने में। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि ईबीएस में नैदानिक परीक्षण होता है वो शिक्षक की ईबीएस शिक्षण अधिगम के दौरान जो विद्यार्थियों द्वारा सामना की गई प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं होती हैं उसका आकलन करने में, और विद्यार्थी कितना बढ़िया प्रदर्शन करेगा यह ज्ञात करने में क्या करता है, हेल्प करता है। पर्यावरण संरक्षण एवं भूसार के अभियान को व्यापक तौर पर चलाने के लिए पूरे समाज की जिम्मेदारी है, किंतु शिक्षक समाज का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण सदस्य होता है वो माना जाता है। शिक्षक विभिन्न नैदानिक परीक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर सकता है, जैसे कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा, पर्यावरण चेतना को विकसित करके, पर्यटन द्वारा शिक्षा, पर्यावरण संबंधी रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन सम्मिलित करता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज इंक्लूड्स। ऑप्शन ए है कि शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, गिविंग फीडबैक टू टीचर रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग। दूसरा कह रहा है कि शिक्षण में कमियों को पहचानने में, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ डेफिशिएंसी इन टीचिंग। तीसरा कह रहा है कि मासिक रिपोर्ट कार्ड बनाने में, प्रिपरेशन ऑफ मंथली रिपोर्ट कार्ड्स। और चौथा कह रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो हमें सही कथन को चुनना है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला कह रहा है कि ए और बी सी सही है, दूसरा कह रहा है कि ए बी और डी सही है, तीसरा कह रहा है कि बी सी और डी सही है, चौथा कह रहा है कि ए सी और डी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी कि ए बी और डी इसमें से हमारा सही है। ठीक है, जैसे कि ए बी और डी कौन कौन सा है कि शिक्षणों को उनके शिक्षण के प्रभाव के संदर्भ में प्रस्तुति देने में, शिक्षण में कमियों को पहचानने में और विद्यार्थियों के अधिगम अंतराल को ज्ञात करने में हेल्प करता है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्राथमिक स्तर पर निर्माणात्मक आकलन शिक्षकों को उनके शिक्षण के प्रभावों के संदर्भ में प्रतिपुष्टि देने में, शिक्षण में कमियां क्या क्या होती हैं, क्या क्या कमियां हमारी टीचिंग में आती हैं उनको पहचानने में, विद्यार्थियों के जो अधिगम अंतराल होता है यानी सीखने के बीच में जो उनका समय लगता है उसको ज्ञात करने में सम्मिलित करता है। निर्माणात्मक आकलन छात्रों के आगे बढ़ते जाने और सीखने में प्रगति करने के लिए क्या बनाता है, मार्ग। इन निम्नलिखित बिंदुओं की पहचान कर सकता है, जैसे कि छात्र क्या कर सकता है और क्या नहीं, छात्र को क्या क्या कठिनाई होती है, छात्र का अपने लक्ष्य के प्रति प्राप्ति के लिए और सत्ता और समकक्षी समीक्षा सहित प्राप्ति की निगरानी के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड? ऑप्शन ए है चार्ट, ऑप्शन बी है स्लाइड, ऑप्शन सी है फिल्म स्ट्रिप और ऑप्शन डी है एपीडी स्कोप। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए चार्ट। ठीक है, इनमें से एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री जो है वो चार्ट है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि चार्ट एक अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री है, जबकि जो स्लाइड होती है, फिल्म स्ट्रिप होता है, एपीडी स्कोप होता है, ये सभी क्या होती हैं, प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री होती हैं। देख लीजिए कि अप्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री और प्रक्षेपित शिक्षण सहायक सामग्री होती क्या है। अप्रक्षेपित इसके अंतर्गत ऐसी सामग्री आती है जिनका प्रक्षेपण करने के लिए यंत्रों की आवश्यकता नहीं करनी पड़ती है। मतलब ऐसी शिक्षण सामग्री जिसको प्रक्षेपित करने के लिए हमें यंत्र नहीं जरूरत पड़ते हैं उन्हें हम कहते हैं अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री, जिसमें हमारे कार्टून, चित्ररेखा, चित्र पोस्टर और प्लेस कार्ड आते हैं। दूसरी होती है अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। ये क्या होता है, इसके अंतर्गत किसी अध्ययन को एक बड़े पर्दे पर प्रतिबिंबित करके शिक्षण प्रक्रिया को आसान और हम रुचिकर बना सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक किसी अध्ययन को एक बड़े से पर्दे पर प्रतिबिंबित करते हैं और शिक्षण प्रक्रिया को कैसे बना सकते हैं, ईजी बना सकते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत प्रदर्शन के लिए जो विद्युत यंत्र होते हैं वो चाहिए होते हैं, जैसे कि सिनेमा है, स्लाइड है, दूरदर्शन है। ये क्या है, अप्रक्षेपित है। ये रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अप्रक्षेपित शिक्षक सहायक सामग्री है सिनेमा, स्लाइड और दूरदर्शन। इसके लिए यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। और जो प्रक्षेपित सहायक सामग्री है वो है कार्टून, चित्ररेखा, चित्र पोस्टर, प्लेस कार्ड, और इसके लिए यंत्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्री रोहन ने विशेष जल का संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया। अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन को आयोजित करने का क्या उद्देश्य है? मिस्टर रोहन organized a role play on the topic conservation of water. What is the purpose of organizing this role play by Rohan in the classroom? In his classroom. ऑप्शन ए कह रहा है कि वे विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। He wanted to sensitize students on the need of conserving water for future generation. ऑप्शन बी कह रहा है कि वे विद्यार्थियों को समाज में जल के संरक्षण के विषय में जानकारी के अभाव से अवगत कराना चाहता है। He wanted to sensitize students about lack of awareness in the system regarding conservation of water. तीसरा कह रहा है कि वे भूमिका निर्वहन द्वारा विद्यार्थियों में विश्वास का स्तर ऊपर उठाना चाहता है। He wanted to raise confidence level in student through role play. और चौथा कह रहा है कि वह जल संरक्षण के विषय में विद्यार्थियों के विचार जानना चाहता है जिससे वे उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान कर सके। He wanted to learn about students' views on water conservation to guide them correctly. तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए कि वे विद्यार्थियों को भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील बनाना चाहता है। ठीक है, रोहन है उसके पास एक सब्जेक्ट दिया गया है कि जल का संरक्षण, उस पर भूमिका निर्वहन का आयोजन किया गया है। तो कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका निर्वहन आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो जल के बारे में समझ सके, जान सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल की आवश्यकता के प्रति उन्हें बना सके संवेदनशील। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि श्री रोहन ने जल संरक्षण विषय पर एक भूमिका निर्वहन करने का आयोजन किया है और अपनी कक्षा में रोहन द्वारा इस भूमिका को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वे विद्यार्थी यानी स्टूडेंट्स में क्या करें कि भावी पीढ़ियों के लिए जल के संरक्षण की क्या आवश्यकता है और उसके प्रति उसको कितना लोग क्या आवश्यकता है उसको महसूस कर सके और उनके प्रति उन्हें संवेदनशील बनाया जा सके। एक क्षेत्र के अंतर्गत जल उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए उपलब्ध जल संसाधनों की कमी को ही जल संकट कहते हैं। होता क्या है जल संकट कि जब किसी को वाटर की जरूरत होती है उसे उतना पानी नहीं मिलता तो वो जल संकट कहलाता है। ये नोट करने के लिए कहा गया था कि 2018 में नीति आयोग ने अभिनव भारत #75 के लिए कार्यनीति जारी की थी, जिसके तहत ये निश्चित किया गया था कि 2022-23 तक भारत की जल संसाधन प्रबंधन रणनीति में जल जीवन, कृषि, आर्थिक विकास और पारिस्थितिक और पर्यावरण के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। जल सुविधा की सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईबीएस की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाई गई है। द करिकुलम ऑफ ईबीएस इज फ्रेम्ड विद ऑप्शन ए अधिगम के संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग। दूसरा कह रहा है कि अधिगम के समाकलित परिप्रेक्ष्य में इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग। तीसरा कह रहा है कि अधिगम के अनुचिंतनीय परिप्रेक्ष्य में रिफ्लेक्टिव पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग। और चौथा कह रहा है कि अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में सोशियो कनेस्ट्रिविक्स पर्सपेक्टिव्स ऑफ लर्निंग। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में ईवीएस की पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाई जाती है। अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में व्याख्या कह रही है कि ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा अधिगम के सामाजिक रचनावाद के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई है। ईवीएस एक विषय है जो कि किस पे आधारित होता है, थीम्स पे। जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडी सब्जेक्ट है वो किस पे आधारित होता है, थीम्स पे। थीमों के बच्चों के परिप्रेक्ष्यों और उसके दैनिक जीवन से लिया गया है। थीमें जो होती हैं वो उनसे कहाँ से लिया गया है, बच्चों के परिप्रेक्ष्य और उनके दैनिक जीवन से, ताकि वे अपने दैनिक जीवन से क्या सके, स्वयं को जोड़ सके कक्षा अधिगम से। और ईवीएस के पाठ्यक्रम में शामिल इस प्रकार की हैं। हमारे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में कौन कौन सी थीम है ये भी पूछा जा सकता है। तो टोटल कितनी थीम है, इसमें से 6 हैं। कौन कौन सी? पहली है परिवार और मित्र यानी फैमिली और फ्रेंड्स। दूसरे है भोजन यानी कि फूड। तीसरी है पानी यानी कि वाटर। चौथी है आवास यानी कि हमारा होम हाउस। और पांचवी है यात्रा यानी कि ट्रैवल। और छठी है ये चीज़ें जो हम बनाते हैं, थिंग्स बी मेड। तो ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ईवीएस में कितनी थीमें रखी गई हैं, तो 6 थीमें रखी गई हैं। कौन कौन सी? एक है परिवार और मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी है पानी, चौथी है आवास, पांचवी यात्रा, छठी है चीज़ें हम जो बनाते हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स, वाटर,
फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, हाउस, ट्रैवल एंड थिंग्स बी मेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में ईवीएस विषयों का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर व्हाइल ट्रांसलेटिंग द ईवीएस थीम इन द क्लास? ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करने से, डिस्करेजिंग स्टूडेंट्स टू आस्क स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी है भूमिका निभाने से, कंडक्टिंग रोल प्ले। तीसरा है कठपुतलियों के उपयोग से, यूज ऑफ पपेट्स। और चौथा है समूह कार्य से यानी कि ग्रुप वर्क। अब देख लो, इसने निगेटिव में पूछा है कि पॉजिटिव में से हमसे पूछा है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज के विषय होते हैं, संपादन करते हैं कि हमें शिक्षक को किससे बचना चाहिए। ठीक है, बचने के लिए पूछ रहा है। तो देखो, भूमिका निभाने से तो बिल्कुल नहीं बचना चाहिए, भूमिका तो हमें निभानी चाहिए। जितनी अच्छी भूमिका निभा सकेंगे, रोल प्ले करेंगे, उतना अच्छा बच्चे समझ पाएंगे। तो प्रायोगिक वाला तो करना ही चाहिए। फिर है हमारा कह रहा है समूह में कार्य करने में, समूह में कार्य करना भी अच्छा, अगर हम समूह में कार्य करेंगे तो बच्चे से अच्छे से समझ पाएंगे। कठपुतलियों का उपयोग, ये भी सही होता है, कठपुतलियों के उपयोग से बच्चे समझ सकते हैं। लेकिन हतोत्साहित ये कभी बच्चों को करना ही नहीं चाहिए। बच्चों को हमेशा क्या किया जाता है? प्रोत्साहित, यानी कि आगे बढ़ाया जाता है, ना कि पीछे ढकेला जाता है। तो विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। और पूछा भी हमसे यही था कि बचना चाहिए, तो बचना हमें पहले वाले से ही चाहिए, बाकी सारे वर्क हमें करने चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि क्लासरूम में ईवीएस विषयों का संपादन करके समय जो शिक्षक होते हैं, टीचर होते हैं, वो अपने स्टूडेंट से प्रश्न पूछते हैं, तो वो अपने स्टूडेंट जो है प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, जबकि ईवीएस विषयों का संपादन करते समय भूमिका निभाएं, कठपुतलियों का उपयोग करें और समूह में कार्य करें, इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी क्या कर सके? आनंदपूर्ण और रुचिपूर्ण ढंग से शिक्षण अधिगम को कर सके। और पर्यावरण अध्ययन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे कि पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का पालन और पाठ्यचर्या का क्या करना? क्रियान्वयन। कौन कौन से? पाठ्यचर्या का निर्माण, पाठ्यचर्या का पालन और पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन किया गया है। थीम्स एंड सब थीम्स इन द ईवीएस सिलेबस हैव बीन सिलेक्टेड फॉर स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा में मुद्दों का एक सामान्य अंतर्पृष्ठ प्रदान करने के लिए, टू प्रोवाइड अ कॉमन इंटरफेस ऑफ इश्यूज इन द साइंस, सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। दूसरा कह रहा है कि दिलचस्प तरीके से ईवीएस सीखने के लिए, फॉर लर्निंग ईवीएस इज एन इंटरेस्टिंग मैनर। तीसरा कह रहा है कि गतिविधियों को सरल से जटिल की ओर संचालित करने के लिए, टू कंडक्ट एक्टिविटीज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और चौथा कह रहा है कि तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ विकसित करने के लिए, टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इमीडिएट इन्वायरमेंट। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ है उसको विकसित करने के लिए हमारी व्याख्या कह रही है कि विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यक्रम में विषयों और उप विषयों का चयन जो होता है, वो तत्काल पर्यावरण की बेहतर समझ है उसको विकसित करने के लिए हम करते हैं। ईवीएस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज जो होती है, वो पाठ्यक्रम छात्रों के लिए अधिक जीवंत सामग्री बनाने के लिए व्यापक विषय होते हैं, उनका उपयोग कर सके। पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है पर्यावरण की शिक्षा, अर्थात पर्यावरण के विविध पक्षों, इसके घटकों, मानव के साथ अंतर संबंधों, पारिस्थितिक तंत्र, प्रदूषण, विकास, नगरीकरण, जनसंख्या आदि का पर्यावरण पर प्रभाव की समुचित जानकारी देना। मानव, तकनीकी विकास और पर्यावरण के अंतर संबंधों से जो पारिस्थितिक चक्र बनता है और वह संपूर्ण क्रियाकलापों और विकास को क्या करता है? नियंत्रित। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स, सब थीम्स could be related to the competency given below? Evaluates suggestions regarding counseling and mental well-being for people who have faced disasters and the ट्रूमा ऑफ लॉजिंग वंस होम। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय उप विषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकता है? उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने आपदा का सामना किया है और अपने घर के खोने के आघात का सामना किया है। ऑप्शन ए है ट्रैवल, यात्रा। ऑप्शन बी है शेल्टर, आश्रय। ऑप्शन सी है वर्क एंड प्ले, यानी कि कार्य और खेल। ऑप्शन डी है वाटर, यानी कि पानी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेल्टर, यानी कि
आश्रय। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि आश्रय विषय होता है, उपविषय उन लोगों के लिए परामर्श और मानसिक कल्याण के बारे में सुझावों का मूल्यांकन करता है जिन्होंने क्या किया होता है, आपदा को फेस किया होता है और अपने घर को खोने के लिए आघात का भी सामना किया होता है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर बच्चों से क्या करते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि वे परिवार, पेड़ पौधे, जीव जंतु, भोजन, जल, यात्रा और आवास जैसे दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़े जो विभिन्न विषय हैं, थीम है, उनके वास्तविक अनुभवों के द्वारा अपने आसपास विस्तृत परिवेश के प्रति जागरूक हो सके और आसपास की परिवेश से अंतःक्रिया करके विभिन्न प्रक्रियाओं कौशलों को विकसित कर पाने में सक्षम हो। मतलब ये होता है कि जल है, भोजन है, आश्रय है, आवास है, ये सब हमारे जीवन से जुड़ा हुआ और बच्चों से ये आशा की जाती है कि अपने जुड़े हुए जीवन से जो भी चीज़ें जुड़ी हैं उनसे वो अनुभवों को प्राप्त कर सकें। ठीक है, इससे उन्हें अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईबीएस में पानी की बर्बादी और इसके संरक्षण के शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग वेस्टेज ऑफ वाटर एंड इट्स कंजर्वेशन इन ईबीएस कैन बी। ऑप्शन ए डिस्कशन यानी कि चर्चा, ऑप्शन बी है सर्वे एंड डिस्कशन सर्वेक्षण और चर्चा, ऑप्शन सी है इंटरव्यू साक्षात्कार और ऑप्शन डी है एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वे एंड डिस्कशन सर्वेक्षण और चर्चा। ईबीएस में जब पानी की बर्बादी और उसके संरक्षण के शिक्षण के लिए रणनीति अपनाई जा रही होगी तो सबसे अच्छी रणनीति यही होगी कि हम सर्वेक्षण यानी सर्वे कराएं और डिस्कस करें यानी कि चर्चा करें। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि ईबीएस एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पानी की बर्बादी यानी वाटर जो हो रहा है उसमें वेस्ट हो रहा है और उसको कैसे हम कंजर्व करेंगे, उसका संरक्षण कैसे करेंगे, इस पर चर्चा हो रही है। तो सबसे अच्छी रणनीति होती है सर्वेक्षण करना और चर्चा करना। कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हम अपना सकते हैं कि एकार्तिक वर्षा का जल उपयोग बागवानी या धुलाई के उद्देश्य के लिए सुनिश्चित करें। यानी कि पानी बरसता है तो हम क्या कर सकते हैं, कई सारी जगहों पर पानी इकट्ठा कर सकते हैं, कई सारे बर्तनों में पानी इकट्ठा कर सकते हैं। फिर उसका हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, बागवानी में, और किसके लिए, धुलाई के लिए, किसी भी कपड़े को धोने के लिए, किसी भी चीज़ को धोने के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। इससे पानी क्या होगा, वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, उपयोग में ना होने पर नल को बंद रखें, बिल्कुल सही बात है। तो कहते नहीं है कि नल को जब ज़रूरत हो कब यूज़ करना चाहिए। जैसे टंकी लगा दी है, ऐसा नहीं है कि टंकी से पानी 24 घंटे बहता रहेगा, ऐसे तो पानी में संकट उत्पन्न हो जाएगा ना, जल संकट। हमें क्या करना चाहिए कि जब ज़रूरत हो टंकी से पानी ले लिया फिर टंकी को बंद कर दिया, ऐसा करना चाहिए, जो कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगर कहीं टंकी ख़राब हो गई है, कहीं टंकी में से पानी निकल रहा है तो कोई नहीं जाता है बंद करने पर। हमें एक सच्चा नागरिक होने के नाते ऐसा करना चाहिए और पानी को सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है, बर्बाद होने से बचाना चाहिए। साथ ही जल वितरण पाइपों में रिसाव की जांच की जानी चाहिए। वर्षा जल संचयन जल संरक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे अच्छी विधियों में से एक होती है। सर्वोत्तम विधि मतलब सबसे अच्छी विधियों में से एक विधि होती है वर्षा का जल संचरण करना। ठीक है, वर्षा के जल को बर्बाद करने के बजाय संरक्षित करने के हम विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने की आवश्यकता से हमें अधिक पानी ना बहाएं। यानी कि जब हम कपड़े धो रहे हो तो ऐसा नहीं कि हमने पानी की टंकी चला दी और कपड़े धोते रहे, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। जब जरूरत हो तभी चलाना चाहिए, वैसे बंद कर देना चाहिए और अच्छे से कपड़े धोने चाहिए। नहीं है कि कपड़े पानी में डाले, पानी कपड़े में डाले, बस पानी की बर्बादी कर दी। साथ ही बर्तन धोते समय भी हमें पानी का बहाना नहीं चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। Which of the following experience is extremely important for the learners to develop a holistic understanding of the environment? ऑप्शन ए है प्रासंगिक अनुभव, कॉन्टेक्चुअल एक्सपीरियंस, ऑप्शन बी है अमूर्त अनुभव, अब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी है वैश्विक से स्थानीय अनुभव, ग्लोबल टू लोकल एक्सपीरियंस, और ऑप्शन डी है समावेशी अनुभव, इंक्लूसिव एक्सपीरियंस। है आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्रासंगिक अनुभव। विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए हम प्रासंगिक अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विद्यार्थियों की पर्यावरण की समग्र समझ विकसित करने के लिए प्रासंगिक अनुभव बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और प्रासंगिक अनुभव का अर्थ क्या होता है कि कोई सूचना, क्रिया और किसी मामले या मुद्दे से कितना संबंध है। उदाहरण के लिए मुकदमे में बहस के दौरान साक्ष्य के लिए प्रासंगिकता को बहुत अधिक महत्व देते हैं। जो चीज़ें मुद्दे से हटकर या संबंध लगती हैं उनके बारे में कहा दिया जाता है कि प्रासंगिक नहीं है। आपने देखा होगा कि कोर्ट रूम में अगर बहस चलती है तो लोग बातें करते हैं, मतलब एक
दूसरे पर रखते हैं अपने विचार, तो जो प्रासंगिक होते हैं उनको महत्व दिया जाता है। जो प्रासंगिक नहीं होते मतलब उससे हटकर होते हैं, मुद्दे संबंधित ही नहीं होते हैं। यानी मुद्दा तो है चोरी का और आप ये कह रही हैं कि आपने खून किया, तो ये कोई मुद्दा है? बताइए, ये तो प्रासंगिक बिल्कुल गलत है, प्रासंगिक ही नहीं है। जब मुद्दा चोरी का उस पर आरोप लगा तो चोरी का बताओ ना कि कैसे मतलब चोरी उसने की, क्या हुआ? तो खून करने वाला आरोप ही नहीं है, तो ये प्रासंगिक नहीं होता है। शिक्षकों ने पर्यावरण शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण शिक्षक पद्धतियों पर जोर दिया तथा प्रकृति का प्रत्यक्ष अनुभव, पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में चर्चा, पर्यावरण गतिविधियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी और रोल मॉडल के रूप में शिक्षकों का क्या होता है? विशेष महत्व होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ईवीएस शिक्षक समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकारी आकलन रूब्रिक तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए? एन ईवीएस टीचर prepares a peer assessment rubric for the assessment of collaboration during group work. Which of the following dimensions should not be part of collaboration? तो ऑप्शन ए भागीदार, ऑप्शन बी है नेतृत्व लीडरशिप, ऑप्शन सी है कॉपरेशन सहयोग, ऑप्शन डी है हटबंदी डिसोसिएशन। तो कौन सा नहीं होना चाहिए? आपको पता है कि भागीदारी होनी चाहिए, सभी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, नेतृत्व भी होना चाहिए और सहयोग भी होना चाहिए, लेकिन हटबंदी या ये सब नहीं होना चाहिए, बकवास है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि एक ईवीएस शिक्षण समूह कार्य के दौरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक होता है, वो तैयार करता है। इनमें से हटबंदी आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होते हैं, जबकि भागीदारी, नेतृत्व और सहयोग समूह कार्य के लिए सहकारी आकलन रूब्रिक को तैयार करते हैं। रूब्रिक मापदंडों का एक समूह होता है जिसका प्रयोग छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। रूब्रिक क्या होता है? रूब्रिक जो होता है वो मापदंडों का क्या होता है? एक समूह होता है, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? छात्रों का जो मूल्यांकन होता है, प्रदर्शन का जो मूल्यांकन उसका करने, छात्रों के प्रदर्शन का जो मूल्यांकन होता है उसको करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक रूब्रिक के अंतर्गत एक निर्धारित मापन पैमाने और प्रत्येक स्तर के प्रदर्शन के लिए विशेषताओं के विस्तृत वर्णन को सम्मिलित किया जाता है। भूमि सुधार की श्रेणी में हटबंदी एक अधिनियम था। इन कानूनों के तहत एक विशिष्ट परिवार के लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा तय कर दी गई थी। हटबंदी था क्या? हटबंदी जो था वो भूमि सुधार की श्रेणी में क्या था? एक अधिनियम। और इसके तहत क्या हुआ था कि इस कानून के तहत एक विशिष्ट परिवार जो था उसके लिए जमीन रखने की उच्चतम सीमा यानी सबसे अधिक सीमा तय कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी के विषय से संबंधित त्योहार मनाते बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू एड्रेस द सोशियो इमोशनल एस्पेक्ट्स along with the cognitive development while celebrating festival related to the theme of water? ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, इंकरेजिंग चिल्ड्रंस टू रिसाइट और सिंग फोक सॉन्ग्स। ऑप्शन बी है प्रयोग एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन सी है साक्षात्कार इंटरव्यूज, ऑप्शन डी है सर्वेक्षण यानी कि सर्वे। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि बच्चों को लोकगीत सुनाने या गाने के लिए प्रोत्साहित करना, पानी विषय से संबंधित त्योहार मनाते समय बच्चों के संज्ञानात्मक विकास होए उसके साथ साथ उसके भावनात्मक पहलुओं को जोड़ने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में पानी से संबंधित एक त्योहार है जिसका नाम है निर्जला एकादशी। अच्छा, निर्जला एकादशी आप लोगों ने काफ़ी मम्मी या दादी या चाची आपकी भाभी ये सब रखती होंगे वर्त। तो निर्जला एकादशी होता क्या है? इसमें जल को बिल्कुल भी नहीं पिया जाता है। ठीक है, पूरा दिन होता है वो व्रत रखा जाता है और पानी को बिल्कुल नहीं पिया जाता है, बिना पानी पे जो व्रत रखा जाता है उसे ही निर्जला एकादशी कहते हैं। महाभारत की माने तो सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था? भीम ने। ये व्रत जल के महत्व को दर्शाता है, मतलब एक दिन के लिए जल को छोड़ना पड़ता है। जल संरक्षण से संबंधित प्रसिद्ध उदाहरण है कि धरती पर जल संकट व्याप्त है, शायद मानव की बुद्धि समाप्त है, पानी की बूंद बूंद भी बच जाए तो बचा हुआ पानी भी पर्याप्त है। यानी कि जितना चाहो उतना पानी आपको बचाना चाहिए। पानी जहाँ भी बर्बाद होते देखें, चाहे कहीं पर भी हो, आपसे संबंधित हो या ना हो, आपका धर्म बनता है कि आप उस पानी को
होने से बचाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस में किसी समस्या चिंता से संबंधित विषय सीमा को तोड़ने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इफेक्टिव इन ब्रेकिंग सब्जेक्ट बाउंड्रीज रिलेटेड टू ए प्रॉब्लम और अ कंसर्न इन ईवीएस? ऑप्शन ए है समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन बी है प्रदर्शन, डी मोनेस्ट्रक्शंस। तीसरा है लेक्चर यानी कि व्याख्यान। ऑप्शन डी है फिल्म शोज यानी कि फिल्म शो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रुप डिस्कशन यानी कि समूह चर्चा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ईवीएस में किसी समस्या या फिर चिंता से संबंधित विषय की सीमाएं हैं उनके तोड़ने के लिए हम समूह चर्चा यानी कि ग्रुप सेशन जो होता है वो कर सकते हैं, सबसे अच्छी विधि होती है। ईवीएस में समूह अधिगम एक साथ कार्य करके सीखने को क्या बनाता है? सार्थक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण में वर्क करता है। एक समूह में कई छात्र सहयोगी रूप से काम करते हैं और सक्रिय अधिगम में भी शामिल होते हैं। क्या होता है कि सभी लोग एक साथ काम करते हैं और सक्रिय अधिगम इससे होता है। ठीक है, समूह अधिगम के कई उद्देश्य होते हैं कि कई शिक्षार्थी एक से अधिक समय, प्रयास, संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। मतलब एक साथ क्या होते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो समय, प्रयास, संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। सहभागिता से छात्रों की गतिविधियों के प्रति प्रतिबद्धता बढ़ती है। सहभागिता मतलब एक दूसरे का साथ देते हैं। ठीक है, समूह में विचार विमर्श के माध्यम से अधिक विचार उत्पन्न किए जा सकते हैं। सभी अपने लोग विचार विमर्श करते हैं, अपने विचार रखते हैं, उसके सारे विचार उत्पन्न हो जाते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, उनके विचारों को भी समझ सकते हैं। त्रुटियों को आसानी से पहचानना और ठीक किया जा सकता है। सभी के अंदर कितनी सारी त्रुटियां यानी गलतियां होती हैं उनको भी पहचाना जा सकता है और उसको भी दूर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल्स विल बी डेवलप्ड बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन ईवीएस क्लास? ऑप्शन बी ए है अवलोकन कौशल, ऑब्जर्वेशन स्किल। ऑप्शन बी है रिमेंबरिंग स्किल, याद रखने का कौशल। ऑप्शन सी है विजुअल स्किल, दृश्य कौशल। और ऑप्शन डी है पहचानने का कौशल यानी रिकॉग्नाइजिंग स्किल। तो पूछा है कि कौन सा जो प्रक्रिया कौशल है वो आयोजित करके विकसित किया जा सकता है ईवीएस की कक्षा में? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अवलोकन कौशल यानी कि ऑब्जर्वेशन स्किल। इसने कहा है कि प्रक्रिया कौशल आयोजित करके विकसित किया जा सकता है तो वो ऑब्जर्वेशन स्किल ही होगी। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ईवीएस कक्षा में प्रयुक्त अवलोकन कौशल प्रक्रिया को आयोजित करके विकसित कर सकते हैं। प्रभावी शिक्षक अधिकतर समय में अपने विद्यार्थियों का अवलोकन करता है। प्रभावी शिक्षक में क्या होता है, अधिकतर अधिकांश समय में कि अपने विद्यार्थियों क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। सामान्य तौर पर अधिकांश शिक्षक अपने विद्यार्थियों के काम का अवलोकन कक्षा में कुछ करते हैं, उसे सुनकर और देखकर भी करते हैं। विद्यार्थियों की प्रगति का अवलोकन करना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसे निम्नलिखित बातों में मिलती हैं। अच्छा, होता क्या है कि विद्यार्थी होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है क्योंकि उसमें कई सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि अधिक ऊंचे ग्रेड प्राप्त करना, अपनी सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना कि बच्चों ने कितना सीखा है पहले से, कितना अभी और सीखना बाकी है और कैसे उन्होंने सुधार किया है। प्रादेशिक और स्थानीय मानकीकृत परीक्षण में उपलब्धि का पूर्वानुमान करना और अपने कार्य प्रदर्शन के बारे में अधिक सजग रहना और अपनी सीखने की प्रक्रिया के प्रति क्या रहना, अधिक जिम्मेदार रहना। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय द टीचर व्हाइल सेलेक्टिंग द ईवीएस थीम्स इन द क्लास? ऑप्शन ए है ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा। ऑप्शन बी है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल आधारित आकलन। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना, एम्फेसिस ऑन द राइट आंसर्स बाय द स्टूडेंट्स। और ऑप्शन डी कह रहा है कि सामुदायिक स्थानों का भ्रमण, विजिट टू कम्युनिटी प्लेस। आएगा हमारा ऑप्शन सी विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देना। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कक्षा में ईवीएस विषय का संपादन करते समय शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा सही उत्तरों पर जोर देने से बचना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी पहले सही ढंग से समझ नहीं पाता, इसलिए सही उत्तर नहीं दे पाता है। मतलब अगर ईवीएस की जो क्लासरूम है, ईवीएस सब्जेक्ट है तो ईवीएस से यही पेडागोजी पूछी जाएगी, तो ईवीएस की जो क्लासरूम है वो चल रही है तो विद्यार्थी शिक्षक तो शिक्षक जो उसने बच्चों पर ये दबाव नहीं डालना चाहिए वो पहले बार में ही सही उत्तर दे दें। ठीक है, उस पर जोर नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो करके सीखते हैं और पहली बार में तो उन्हें आंसर पता नहीं होगा इसलिए वो गलत भी दे सकते हैं, तो उस पर हमें
इतना वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो गलत दिया है उन्हें सही आंसर बताना चाहिए, समझाना चाहिए, तो जिससे वो आइंदा दूसरी बार कैसे सही आंसर दे सके। ठीक है। शिक्षक को चाहिए कि किसी भी विषय को सरल से कठिन की ओर शिक्षण कार्य करें, मतलब कहाँ से ले जाएं, इजी टू डिफिकल्ट ले जाए, ना कि डिफिकल्ट टू इजी। अगर पहले हम डिफिकल्ट पढ़ा देंगे तो बच्चों को कुछ समझ में ही नहीं आएगा, फिर उन्हें इजी भी डिफिकल्ट लगने लगेगा। इसलिए सबसे पहले हम उसे सरल पढ़ाएंगे, जब उसे समझ जाएंगे धीरे धीरे हम डिफिकल्ट की तरफ ले जाएंगे। यानी कि सबसे पहले उसे गिनती सिखाएंगे, फिर उसे पहाड़े सिखाएंगे, तभी तो गुणा और भाग सिखाएंगे। सबसे पहले गुणा भाग करवा देंगे, बाद में गिनती करेंगे तो कैसे सीख पाएगा बच्चा। ठीक है। इससे बच्चों में उस विषय के प्रति नकारात्मकता नहीं विकसित हो पाएगी। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने बच्चों को कोई सब्जेक्ट है वो पढ़ाया और बच्चों को उसके बारे में पता ही नहीं है, सबसे पहले ही हार्ड चीज़ उसे लगने लगा है, तो वो उसे समझ ही नहीं पाएंगे, वो निगेटिव हो जाएंगे उस सब्जेक्ट के प्रति। ठीक है। इसलिए हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है, ना कि निगेटिव की तरफ, यानी पहले इजी सिखाना है फिर हार्ड। ठीक है। अगर अध्यापक कहता है कि सही उत्तर ही देना, तो विद्यार्थी के मन में संशय उत्पन्न होगा और सही उत्तर नहीं दे पाएगा। विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु शिक्षक द्वारा जो प्रस्तुत किया गया उससे पहले जो ज्ञात है उन दोनों से संबंध स्थापित के अवसर प्रदान करने चाहिए। मतलब ये है कि जो एक टीचर है उसे बच्चों से ये नहीं करना चाहिए कि मैंने तुमसे एक प्रश्न पूछा, इस प्रश्न का तुम्हें सही आंसर ही देना है, गलत दोगे तुम्हारी मार पड़ेगी, तुम्हें पापा मम्मी से शिकायत की जाएगी या भेज दिया जाएगा स्कूल से बाहर। तो ये सब नहीं करना चाहिए। बच्चों की जो पहले की समझ है, बच्चों ने जो कुछ सीखा है उसी के आधार पर उसे आंसर देना चाहिए। ठीक है। वो अगर आंसर आपको दे देगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आंसर गलत है, इसमें से क्या क्या उस आंसर को सही किया जा सकता है, तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे करने से आंसर सही होगा। उससे संबंधित कर सकते हैं, उसकी लाइफ से संबंधित कर सकते हैं, उसे अच्छे से बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो आगे सही उत्तर देगा। सॉरी स्टूडेंट्स, ये था हमारा सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि 28 दिसंबर 29 दिसंबर को हुआ था। आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इससे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।